जल्दी करो। जियांग फे ने घबराते हुए बॉम्ब को देखकर चिल्लाया। इजाबेला के हेल्थ पॉइंट्स बड़ी तेजी से गिर रहे थे। जियांग फे चाहे जितना भी चाहता कि सिस्टम थोड़ा फास्ट काम करे, लेकिन सिस्टम अपनी ही स्पीड से चल रहा था। कुछ देर तक डिफेंड करने के बाद इजाबेला के हेल्थ पॉइंट्स 50% तक पहुंच गए थे। अभी भी आधे से ज्यादा दुश्मन जिंदा बचे थे। इजाबेला पर प्रेशर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। उल्टा वहां और भी ज्यादा प्लेयर्स इकट्ठा होने लगे थे। शहर के बाहर वाले प्लेयर्स अभी वापस लौटे भी नहीं थे कि आयरन ब्लड अलायंस के मेंबर्स चींटियों की तरह वहां जमा होने लगे। भले ही मेली अटैकर्स इजाबेला के करीब नहीं जा पा रहे थे, लेकिन और ज्यादा रेंज अटैकर्स ने लड़ाई में हिस्सा ले लिया था। काश मैं यहां डीमन हाउंड्स को यूज कर पाता, जियांग फे ने मन ही मन सोचा। 100 लेवल 50 एडवांस एलीट हाउंड्स इस जगह को तब तक आराम से डिफेंड कर सकते थे जब तक जियांग फे को जरूरत थी। HMPH। जब इजाबेला को लगा कि वो घिरती जा रही है तो उसने घमंड से एक आवाज निकाली। उसने रेन ऑफ फायर स्किल को कास्ट करना छोड़ दिया और उसकी जगह डीमन फ्लेम इन्फ्यूजन यूज किया। धम। जमीन पर जोर से पैर मारते हुए इजाबेला ने स्पेल से अटैक करना बंद कर दिया। वो सीधे प्लेयर्स की भीड़ में घुस गई और क्लोज रेंज में उन पर हमला करने लगी। FCK मेले फाइटर्स, इसे रोको। उफ। आ। इजाबेला का खिलाड़ियों की भीड़ में घुसना ऐसा था जैसे मुर्गियों के दड़बे में कोई शेर घुस आया हो। मैजिशियंस और रेंजर्स को उसने बड़ी आसानी से चीर कर रख दिया। उसे एक मैजिशियन को मारने में 2 सेकंड से भी कम का वक्त लग रहा था। उसने रेंज अटैकर्स को तो पूरी तरह से रोक दिया था, लेकिन इसके चक्कर में उसने खुद को मेली अटैकर्स के हमलों के लिए खुला छोड़ दिया था। देखते ही देखते इजाबेला तलवारों और शील्ड से पूरी तरह घिर गई। फिर भी कोई उसे कोई खास हाई डैमेज नहीं दे पा रहा था। कुछ लोग तो बिल्कुल डैमेज नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उसका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। दिक्कत बस ये थी कि इजाबेला उन मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ रही थी जो एग्रो जनरेट करते हैं। वो उन प्लेयर्स से लड़ रही थी जो अपनी मर्जी से अपना टारगेट चुन सकते थे। उस लड़की को छोड़ो, उन प्लेयर्स पर अटैक करो। भीड़ में से कोई चिल्लाया। उसी पल सबने इजाबेला पर हमला करना छोड़ दिया और अपना पूरा फोकस जियांग फे और पार्टी के बाकी लोगों पर लगा दिया। डिंग। प्लेयर्स को इजाबेला के पास से गुजरकर अपनी तरफ आते देख जियांग फे को एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज बता रही थी कि बॉम्ब पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका था। फिर भी बॉम्ब को फटने के लिए 20 सेकंड्स चाहिए थे और इस बीच उसे जरा सा भी डैमेज नहीं लगना चाहिए था। जंपिंग स्लैश। बिना झिझके जियांग फे अपने सबसे करीबी दुश्मन की तरफ कूदा और लड़ाई शुरू कर दी। इंस्टेंट आइस बर्स्ट -9012 -8952 -8879। एक ठंडी बर्फ जैसी लहर छूटी और जिन प्लेयर्स के हेल्थ पॉइंट्स बहुत कम बचे थे वो सब मारे गए। जो बचे भी थे उनके हेल्थ पॉइंट्स ना के बराबर थे और वो उसी पल फ्रीज हो गए। जियांग फे कुछ समय से इस स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। वो इसकी अटैक रेंज को मैक्सिमाइज करने में काफी माहिर हो चुका था। उस वक्त अटैक का एंगल एकदम सही था और जियांग फे ने एक ही झटके में 30 से ज्यादा प्लेयर्स को खत्म कर दिया था। अब बाजी पलटने का वक्त आ गया है लड़कों। अटैक। बिली बॉय चिल्लाया। अब सिर्फ एक काम बचा था, बॉम्ब को डिफेंड करना और जिंदा बचना। बर्निंग आइड शाना ने अपनी बर्जर्क स्किल एक्टिवेट कर दी। हर सेकंड अपने थोड़े से हेल्थ पॉइंट्स कुर्बान करके उसकी अटैकिंग स्पीड और पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके हाथों में भाला पूरे बैटलफील्ड पर नाच रहा था और हर तरफ खून के छींटे उड़ रहे थे। जो प्लेयर्स जियांग फे के हमले से फ्रीज हो गए थे वो शाना के भाले के एक ही वार से आसानी से मारे जा रहे थे। इस वक्त तक आयरन ब्लड अलायंस के और भी कई प्लेयर्स आ चुके थे। जियांग फे ने अपने हथौड़े के वार से सबसे पहले उनका स्वागत किया। बाश और क्विलिन्स फिस्ट को एक के बाद एक लगातार यूज करते हुए जियांग फे का रूथलेस बराज अपने मैक्स लेवल तक स्टैक हो चुका था। कुछ ही सेकंड्स में जियांग फे का हर एक हिट 9000 डैमेज के करीब दे रहा था। अब क्विलिन्स फिस्ट स्किल 13000 तक का डैमेज दे सकती थी। नॉन टैंक प्लेयर्स पर अगर जियांग फे ये स्किल मारता तो वो तुरंत जमीन पर ढेर हो जाते। जियांग फे उस बैटलफील्ड पर किसी भगवान की तरह लग रहा था। उसके अल्ट्रा हाई डिफेंस और अटैक की वजह से बाकी प्लेयर्स उसे छू तक नहीं पा रहे थे। उसे सिर्फ मैजिक डैमेज से चोट पहुंच सकती थी और वो भी बस कुछ सौ डैमेज ही दे पा रहा था। फिर भी जियांग फे ने पूरा ध्यान रखा कि वो अपनी तरफ आने वाली हर प्रोजेक्टाइल बेस्ड मैजिक स्किल को डिकंस्ट्रक्टेड कर दे। उन्हें रोको, उन्हें हमारे मैजिशियंस को टारगेट मत करने दो। जैसे ही जियांग फे ने पलटवार करना शुरू किया, आयरन ब्लड अलायंस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। देखते ही देखते वो सब पीछे हटने लगे। इजाबेला ने इस मौके का फायदा उठाया और जियांग फे के साथ मिलकर दुश्मनों पर पीछे से हमला बोल दिया। अब टाइम नहीं बचा है, तुम लोग यहां से भागो, बाकी मैं संभाल लूंगा, जियांग फे ने पार्टी से कहा। उसने देख लिया था कि बॉम्ब फटने में सिर्फ 5 सेकंड्स बचे थे। भले ही अभी पलड़ा उनके भारी था, लेकिन समय के साथ हालात बदलने वाले थे। अभी जो प्लेयर्स अपना बेस डिफेंड कर रहे थे वो लोअर लेवल के थे। वो गिल्ड के कोई खास मेंबर्स नहीं थे और बस इत्तेफाक से वहां मौजूद थे। अगर वो थोड़ा और रुकते तो आयरन ब्लड अलायंस के असली कोर मेंबर शहर के बाहर से लौट आते और उनकी गिनती हजारों में पहुंच जाती।
चूंकि जियांग फे और उसकी पार्टी के लोग अपना रिटर्न स्क्रॉल यूज नहीं कर सकते थे, वो पक्का मारे जाते। ठीक है, गुड लक गिल्ड मास्टर, बिली बॉय ने कहा और बाकी पार्टी के साथ अपने माउंट्स बुलाकर वहां से निकल गया। ये कोई ड्रामा शो या टिपिकल शोनन मंगा नहीं थी जहां हीरो के साथ ही आखिर तक उसके साथ रुकने की जिद करते। असली दुनिया में कोई भी समझदार इंसान ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता। जियांग फे को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अगर उसे भागना होता तो वो बस अपने ड्रैगन को बुलाकर आसमान में उड़ जाता। पार्टी के बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके और ज्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं था। बीप बीप बीप, बूम! बॉम्ब फट चुका था और स्टोरेज यूनिट की दीवारें पूरी तरह उड़ गई थीं। स्टोर के अंदर रखा सारा सामान और आइटम्स अब लूटने के लिए खुले पड़े थे। डिंग! क्वेस्ट अपडेटेड। जियांग फे की पार्टी में हर किसी को क्वेस्ट पूरा होने का नोटिफिकेशन मिल गया था। करीब 10 सेकंड्स के बाद जियांग फे साफ देख सकता था कि प्लेयर्स की एक भारी सुनामी उसकी तरफ आ रही है। घबराने के बजाय जियांग फे जोर से हंसा। बेला, अब शो का टाइम हो गया है। जियांग फे ने भीड़ से बाहर निकलकर स्टोरेज यूनिट की तरफ छलांग लगाते हुए कहा। AURGH। कुछ ही सेकंड्स में इजाबेला अपने ड्रैगन फॉर्म में बदल गई और जोर से गुर्राई। ये चीज यहां क्या कर रही है? कोई जोर से चिल्लाया। ये वही ड्रैगन है, वो ड्रैगन जिसने 2 लाख लोगों की आर्मी को मार डाला था। हर किसी की तलवारें और वॉन्ड्स नीचे झुक गए और प्लेयर्स का पूरा समंदर एकदम शांत हो गया। आयन ब्लडहार्ट, जो अभी अभी अपने बेस पर पहुंचा था, उसे ऐसे पसीना आने लगा जैसे कोई पानी का पाइप लीक हो रहा हो। उसने सिर्फ उस ड्रैगन की खतरनाक ताकत के बारे में सुना था जिसने ट्वाइलाइट सिटी की पिछली 2 टॉप गिल्ड्स को पूरी तरह से मिटा दिया था। उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या उसकी गिल्ड मिटने वाली तीसरी गिल्ड होगी? जब 2 लाख प्लेयर्स भी उस ड्रैगन को रोकने के लिए काफी नहीं थे, तो कुछ दसियों हजार प्लेयर्स भला क्या कर लेते? आसमान में उड़ते हुए उस ड्रैगन को देखकर आयन ब्लडहार्ट को निराशा महसूस होने लगी थी। बेला, बस इन्हें डराओ लेकिन अभी अटैक मत करना, जियांग फे ने कहा। उसने देख लिया था कि भागने के बजाय सब लोग अपनी जगह पर ही ठिठक गए थे। उस वक्त उसे समझ आ गया कि किसी का भी ध्यान उस पर नहीं है। ये उसके लिए वो सब कुछ लूट करने का सुनहरा मौका था जो वो कर सकता था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी रिंग बिल्कुल सही समय पर लेवल अप हो गई थी, जिससे जियांग फे को एक्स्ट्रा इन्वेंट्री स्लॉट्स मिल गए थे। गिल्ड स्टोरेज में रखे लगभग सारे आइटम्स हर स्लॉट में मैक्स आउट हो चुके थे। अगर उसके पास जगह कम होती तो जियांग फे वहां से बहुत सारा मटेरियल्स ले जाने से चूक जाता। भीड़ को डराने के लिए इजाबेला उनके ऊपर बड़ी स्पीड से उड़ती रही और कुछ देर तक हवा में मंडराती रही। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचना था ताकि जियांग फे आराम से मटेरियल्स लूट सके। अगर जियांग फे इजाबेला से अटैक करवा देता तो प्लेयर्स उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते और वो सब सिर्फ जियांग फे को टारगेट करने लगते। अगर वो मारा जाता तो इजाबेला भी गायब हो जाती। जब सब कुछ लूट लिया जाएगा तो जियांग फे वहां से निकल जाएगा। वहां इतने सारे प्लेयर्स थे कि अगर इजाबेला अपना फॉरबिडन स्पेल यूज नहीं करती तो वो और जियांग फे समय पर सबको नहीं मार पाते। असल में अगर वो मार भी देते तो उनके पास गिरे हुए सारे इक्विपमेंट को लूट करने का टाइम नहीं बचता। जब वो प्लेयर्स रीस्पॉन होते तो उनके पास वापस इक्विप होकर लड़ने का टाइम होता। इसलिए जियांग फे ने सिर्फ उनके स्टोरेज को खाली करने का फैसला किया था। सच तो ये था कि जियांग फे की हाथ की सफाई कुछ खास अच्छी नहीं थी। आयन ब्लड अलायंस के कई गिल्ड मेंबर्स ने उसकी हरकतों को देख लिया था। फिर भी इजाबेला के ठीक वहीं होने की वजह से आयन ब्लडहार्ट अभी कुछ भी करने से डर रहा था। उनके पास इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जियांग फे का ह्यूमनॉइड पेट एक ड्रैगन में बदल सकता था और उसने 2 लाख प्लेयर्स को खत्म कर दिया था। गिल्ड मास्टर होने के नाते आयन ब्लडहार्ट बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठा सकता था। उसका नुकसान स्टोरेज यूनिट का टूटना था। जियांग फे ने जो भी मटेरियल्स लिया था वो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बस ऐसे मटेरियल्स थे जिन्हें समय के साथ वापस पाया जा सकता था। दूसरी तरफ प्लेयर्स का लेवल उस वक्त ज्यादा मायने रखता था। अगर इजाबेला हमला कर देती और सारे प्लेयर्स मारे जाते और उनके लेवल्स गिर जाते तो ये नुकसान स्टोरेज खाली होने से कहीं ज्यादा भयानक होता। इसके अलावा वो ऐसी परेशानी होती जिसे आयन ब्लडहार्ट अपने मेंबर्स को कभी समझा नहीं पाता। यही बात सोचकर आयन ब्लडहार्ट ने अटैक करने का ऑर्डर नहीं दिया। हालात देखकर आयन ब्लडहार्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि जियांग फे और उसकी पार्टी वहां किसी तरह का क्वेस्ट पूरा करने आए थे। ठीक है, नुकसान उनका ही हुआ था। अगर उन्हें क्वेस्ट पूरा करने के लिए गिल्ड को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने या तबाह करने की जरूरत थी तो ऐसा ही सही। कम से कम वो डिमोनिक ड्रैगन वहां से चला जाए और उन सबको छोड़ दे। आखिर में जियांग फे ने गिल्ड स्टोरेज पूरी तरह से खाली कर दिया और बिली बॉय और बाकी लोग एक सेफ जोन में भाग निकले। जियांग फे ने अपने जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन को बुलाया और आसमान में उड़ गया। जाने से पहले जियांग फे ने हाथ जोड़कर आयन ब्लडहार्ट को सैल्यूट किया और कहा, तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू। जैसे ही जियांग फे निकला, इजाबेला ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके ठीक पीछे चल दी। जब वो आसमान में काफी ऊंचाई पर पहुंच गए तो इजाबेला छोटी होकर जियांग फे की तरफ उड़ गई। जब वो दोनों पूरी तरह से चले गए तो आयन ब्लडहार्ट ने चैन की सांस ली। बॉस, क्या हम उन्हें ऐसे ही भागने देंगे? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे किसी अजनबी के आकर अपना बेस तबाह करने में मजा आता है?
आयन ब्लडहार्ट ने गुस्से में जवाब दिया। तो फिर आपने हमें अटैक करने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? उसी मेंबर ने पूछा। यंग मास्टर ने ऐसा कहा है। मुझे उस वर्डियो ग्लाइडर से कोई दुश्मनी नहीं रखनी है। यंग मास्टर की यही इच्छा है और मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी, आयन ब्लडहार्ट ने चिढ़ते हुए कहा। क्या? अब ये सब बंद करो, सब लोग वापस जाओ और लेवलिंग अप पर ध्यान दो, आयन ब्लडहार्ट ने कहा। इसके बाद उसे एक प्लेयर का कॉल आया। यंग मास्टर? हाँ, मैंने आपका काम कर दिया है, आयन ब्लडहार्ट ने उस लहजे में कहा जो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। अच्छा हुआ कि मुझे खबर जल्दी मिल गई। अगर तुम उससे लड़ लेते तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होता। फिर भी तुमने जो किया वो सबसे सही था। अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, कॉल की दूसरी तरफ मौजूद उस नौजवान ने कहा। यंग मास्टर, उस प्लेयर का नाम वर्डियोर ग्लाइडर है। वो चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, क्या ये सच में पॉसिबल है कि वो अपना दबदबा ट्वाइलाइट सिटी तक बढ़ा सके? मुझे उससे यही उम्मीद है। अगर वो ट्वाइलाइट तक नहीं पहुंच पाया तो मैं उसे अपना प्रेजेंट कैसे दूंगा? क्या तुम उसे मेरा नाम बता पाए? उस नौजवान ने आखिर में थोड़ा घबराते हुए पूछा। आई एम सॉरी यंग मास्टर, उसके प्राइवेट मैसेज और वॉइस चैट पर पासवर्ड लगा हुआ है, आयन ब्लडहार्ट ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। सिर्फ जियांग फे ही ऐसा नहीं था। लगभग हर वो प्लेयर जो थोड़ा बहुत भी फेमस था, उसने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम इसी तरह सेट किया हुआ था। अगर कोई उससे बात करना चाहता या फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भी भेजना चाहता तो उसके पास पासवर्ड होना जरूरी था। अगर उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ओपन रहता तो उनका इनबॉक्स फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट्स और दिन रात रैंडम प्लेयर्स की फ्रेंड बनने की मैसेजेस से भर जाता। कोई बात नहीं, हमें आगे भी मौका मिलेगा, उस नौजवान ने समझते हुए कहा। यंग मास्टर, क्या आप उसे जानते हैं? मेरा मतलब रियल लाइफ में? आयन ब्लडहार्ट ने पूछा। वो तुरंत समझ गया था कि कोई बात छुपाई जा रही है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर वो दोबारा हमला करता है तो तुम उसे खरोंच तक नहीं आने दोगे। तुम्हें सिर्फ मार खाने की परमिशन है, उस नौजवान ने कॉल काटने से पहले कहा। अगर जियांग फे उस इंसान को देख पाता जो आयन ब्लडहार्ट से बात कर रहा था तो वो उसे तुरंत पहचान लेता। वो जांग यांगशु था। जांग फैमिली के मुखिया जांग संग ने जांग यांगशु को जियांग फे से कांटेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। ये सिर्फ रियल वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं था बल्कि गेम के अंदर भी था। उसे पता था कि हाँ, तियान्यू ने सिर्फ जियांग फे के लिए गेम में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था। भले ही जांग फैमिली के पीछे कोई मेटा ह्यूमंस का सपोर्ट नहीं था, लेकिन कई लोगों को पहले से ही पता था कि जियांग फे अकेला ऐसा इंसान था जो हाँ तियान्यू को वो मिरेकल रिकवरी पोशन दे रहा था। हालांकि वो पोशन बहुत काम का था, फिर भी हाँ तियान्यू सिर्फ जियांग फे के साथ रहने के लिए इतनी सारी मुसीबतें नहीं उठाता। इससे बस यही साबित होता था कि जियांग फे के बारे में कुछ और भी था जो किसी को नहीं पता था। इसीलिए जब जांग यांगसू को जांग फे से मिलने के लिए कहा गया था तो जांग यांगसू ने भरोसे की निशानी के तौर पर जांग फे को अपनी फैमिली का वेपन प्रोटोटाइप दिया था। लेकिन जांग यांगसू के पास जियांग फे से कांटेक्ट में रहने का कोई और तरीका नहीं था। जहां तक गेम की बात थी, जांग यांगशु को तब बहुत निराशा हुई जब उसे पता चला कि वो जियांग फे से एक अलग शहर में था। आयन ब्लड अलायंस असल में जांग यांगशु की गिल्ड थी। अभी का गिल्ड मास्टर बिल्कुल हैप्पी ड्रंक जैसा ही था जो उनके यंग मास्टर का चमचा था। उस दिन जब डॉनलाइट सिटी के प्लेयर्स द्वारा उनके गिल्ड स्टोरेज पर अटैक करने की खबर आई तो जांग यांगसू के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसने अंदाजा लगा लिया था कि इसका नतीजा क्या होगा और हमलावर कौन हो सकते हैं। जब स्काउट्स ने कंफर्म किया कि वहां एक उड़ने वाले ड्रैगन माउंट और एक ह्यूमनॉइड पेट वाला प्लेयर है जो ड्रैगन में बदल सकता है, तो जांग यांगशु ने तुरंत समझ लिया कि वो प्लेयर जांग फे ही है। इसलिए उसने आयन ब्लडहार्ट को ऑर्डर दिया कि वो पलटवार न करे, भले ही ड्रैगन उन सब पर हमला कर दे। जियांग फे को अपना टास्क पूरा करने में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। गिल्ड की टेरिटरी से सक्सेसफुली भागने के बाद जियांग फे को थोड़ा अजीब लगा कि वो बिना किसी अटैक के इतनी आसानी से बचकर कैसे निकल गया। हो सकता है कि वो सब ड्रैगन से बहुत ज्यादा डरे हुए और नर्वस हों, या फिर वो सच में भागने में बहुत एक्सपर्ट था। बिली बॉय और बाकी लोग लॉग आउट करने से पहले ट्वाइलाइट सिटी के बाहर एक जगह पर भाग गए थे। चूंकि ट्वाइलाइट से डॉनलाइट तक का टेलीपोर्टेशन सर्कल अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो या तो दौड़कर वापस जा सकते थे या कुछ दिनों तक वेट कर सकते थे। अगर बिली बॉय और बाकी लोग अभी दौड़कर जाने का फैसला करते तो आसानी से उनका पीछा करके उन्हें मारा जा सकता था। इसलिए उन्होंने जियांग फे को बता दिया था कि पूरी पार्टी कुछ दिनों तक ऑफलाइन रहने का ऑप्शन चुनेगी। इस वक्त जियांग फे ट्वाइलाइट सिटी के बाहर बिल्कुल अकेला रह गया था। उसे इधर उधर भागने या छिपने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन और इजाबेला थी। बोर होकर और कोई मजेदार आइडिया ना मिलने पर जियांग फे ने थोड़ा रिलैक्स करने का फैसला किया और इजाबेला के साथ खाली मैदानों के ऊपर उड़ने लगा। वहां बहुत शांति थी और उनके साथ सिर्फ हवा की आवाज थी। इजाबेला ने जियांग फे की कमर पर अपने हाथ लपेट रखे थे और उसकी पीठ पर आराम से टिकी हुई थी। जियांग फे भी इस पल को बहुत एंजॉय कर रहा था। उस वक्त जियांग फे को कोई परवाह नहीं थी कि वो कहाँ है, क्योंकि वो बिना किसी रुकावट के उड़ रहा था। लेकिन ये सुकून भरा पल अचानक हथियारों के जोर से टकराने की आवाज से टूट गया।
जब जियांग फे ने आवाज का पता लगाने के लिए अपनी स्पीड थोड़ी कम की तो हवा में उसे जलते हुए मेटल की महक आई। अचानक जियांग फे ने देखा कि एक तीर बड़ी स्पीड से उसी की तरफ आ रहा था। अरे नहीं! जब तीर जियांग फे के और करीब आया तो उसे समझ आया कि ये तीर किसी आर्चर ने नहीं चलाया था। वो तीर किसी 3 मीटर लंबे स्टील पाइप जितना मोटा था और उसका आगे का हिस्सा 2 फीट लंबा था। ये तीर किसी इंसान को मारने के लिए नहीं था, ये एक ड्रैगन को मार गिराने के लिए था। जियांग फे तेजी से नीचे उतरा और उसने देखा कि वो बादलों से घिरे 2 बड़े पहाड़ों के बीच उड़ रहा था। साफ दिख रहा था कि उन दोनों पहाड़ों की चोटियों पर लोग रहते थे, क्योंकि वहां बहुत सी बिल्डिंग्स और डिफेंसिव अरे बने हुए थे। पहाड़ का एक जल्दी से चक्कर लगाने पर पता चला कि वो तीर एकदम ऊपर से चलाया गया था, जहां एक बहुत बड़ा जायंट बो लगा हुआ था। जियांग फे ने और ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि उन पहाड़ों पर किसी देश का कब्जा नहीं था, बल्कि वो बैंडिट्स थे। वो पहाड़ उनका लैर था। पत्थर और ईंटों से बनी कुछ मेन रोड्स को छोड़ दें तो लैर के आसपास के बाकी छोटे रास्ते सिर्फ लकड़ी के बने थे। पहाड़ों के आसपास जितने भी एनपीसीएस घूम रहे थे उन्होंने कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी थी। वो सब लेदर से बने फटे पुराने कपड़ों में थे। बिल्डिंग्स लकड़ी की बनी थीं और पहाड़ पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी बिल्डिंग्स की क्वालिटी भी अच्छी होती जा रही थी। लहर के चारों तरफ बड़े बड़े हॉल्स थे और उन सबके बिल्कुल बीच में कॉलिजियम जैसा बहुत बड़ा स्टेडियम था, जिस पर एक बड़ा बैनर लगा था जिस पर लिखा था अनपैरेलल्ड लॉयल्टी। कॉलिसियम की जमीन को एकदम फ्लैट और स्मूथ किया गया था। ऐसा लग रहा था कि वो जगह ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। ओ माय गॉड, मैं सीधा बैंडिट्स के लैर में घुस आया, जियांग फे ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। जियांग फे थोड़ा और ऊपर उड़ गया और बालिस्टा की रेंज से बाहर निकल गया। HMPH, उनकी हम पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? काश मैं फिर से ट्रांसफॉर्म हो पाती। मैं उन्हें दिखाती कि अटैक असल में होता क्या है, इजाबेला ने मुंह फुलाते हुए कहा। पिछले 2 दिनों से इजाबेला पेट स्लॉट में फंसी हुई थी, क्योंकि जियांग फे ने गेम में लॉग इन ही नहीं किया था। जब जियांग फे वापस आया तो अपने रेगुलर क्राफ्टिंग सेशन के बजाय सीधा लड़ाई में कूद पड़ा, जबकि इजाबेला को वो सेशन बहुत पसंद था। वो जियांग फे से बात करने का मौका ढूंढ रही थी। जैसे ही उसे मौका मिला तो एक तीर ने आकर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए वो मुंह फुलाए बैठी थी। लगता है हर सिटी में एक स्पेशल मैप होता है, जियांग फे ने कहा। उसका पूरा ध्यान उस बैंडिट्स लैर पर ही था। डॉनलाइट सिटी में शहर का सबसे बड़ा दुश्मन कटिया ब्रदरहुड था। ऐसा लग रहा था कि ट्वाइलाइट सिटी के में दुश्मन ये पहाड़ के बैंडिट्स थे। अगर कोई ट्वाइलाइट सिटी का प्लेयर होता तो उसे इन बैंडिट्स का नेम टैग लाल रंग में दिखता, लेकिन जियांग फे डॉनलाइट सिटी का प्लेयर था, उसे ये सब येलो टैग्ड दिख रहे थे। एक न्यूट्रल टारगेट। फिर भी स्काउट टावर और बलिस्टा को रेड टैग दुश्मन माना जाता था, क्योंकि वो एक ऑटो सिस्टम था जो लेयर के पास आने वाले किसी भी नॉन बैंडेड टारगेट पर अटैक कर देता था। चलो थोड़ा और पास चलते हैं, जियांग फे ने कहा। वो तेजी से नीचे उतरा और पहाड़ के नीचे जाकर उसने अपने ड्रैगन को अनसमन कर दिया। वहां से वो और इजाबेला ऊपर चढ़े और आखिरकार एक रास्ते पर पहुंच गए जो सीधा बैंडिट्स लैर की तरफ जाता था। जियांग फे को पूरा यकीन था कि भले ही ये बैंडिट एनपीसी न्यूट्रल थे, लेकिन उसके ऊपर मौजूद ब्लैक ड्रैगन स्केल की वजह से वो सब उससे डरेंगे। उसके नीचे उतरने और पैदल चलने की वजह स्काउट टावर्स और बलिस्टा से बचना था, क्योंकि वो मैकेनिकल यूनिट्स थीं और उन पर डर का कोई असर नहीं होता था। रुको, कौन है वहां? जियांग फे अभी लैर के आसपास भी नहीं था, लेकिन फिर भी फुट सोल्जर्स की एक टीम ने जियांग फे को आगे बढ़ने से रोक दिया। उफ, ये तो मुसीबत है, जियांग फे ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ह्यूमन टाइप एनपीसीएस सबसे बेकार होते थे, क्योंकि वो उस ड्रैकोनिक पावर को महसूस नहीं कर सकते थे जो जियांग फे से निकल रही थी। वरना ये लेवल 50 के एनपीसी उसका रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे करते? मैं यहां बस मिलने आया हूं, जियांग फे ने जोर से कहा। तुम लोग कौन हो? सबसे आगे और जियांग फे के सबसे करीब खड़े सोल्जर ने पूछा। वो पक्का इस छोटी सी स्क्वाड का लीडर होगा। मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिस पर तुमने अभी अभी तीर चलाया था। तुम्हारी मेरी पहचान पूछने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग फे फिर से जोर से चिल्लाया। इस बार उसने ऐसा नाटक किया जैसे वो उनसे बहुत बड़ा कोई इंसान हो। तुम वही ड्रैगन नाइट हो? सोल्जर कुछ कदम पीछे हटते हुए घबराकर चिल्लाया। गेम में ड्रैगन नाइट को लेजेंड माना जाता था, एक ऐसा वजूद जो सबसे स्ट्रांग फाइटर्स से भी कहीं ऊपर था। किसी पहाड़ को तबाह करना एक ड्रैगन नाइट के लिए बहुत मामूली बात थी। सोल्जर्स को लग रहा था कि जियांग फे कोई असली ड्रैगन नाइट है, क्योंकि वो एक ड्रैगन की सवारी कर रहा था। सच तो ये था कि वो ड्रैगन बस एक माउंट था, लेकिन स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन बिल्कुल असली ड्रैगन जैसा दिखता था। भले ही स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन की कॉम्बैट पावर बहुत ऑर्डिनरी थी, लेकिन उसका लुक ही सबसे ज्यादा मैटर करता था। ये एनपीसी सोल्जर्स बस ऐसे ही प्रोग्राम थे कि वो ज्यादा कुछ समझ नहीं सकते थे। बहुत हुआ, लगता है मुझ पर अटैक करने की कोशिश करने के लिए मुझे तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, जियांग फे ने अपना सीना चौड़ा करके और हाथ बांधते हुए कहा। यह कोई पहली बार नहीं था जब उसने किसी एनपीसी को डराया था। इस तरह का नाटक करना उसके लिए बहुत आसान था। प्लीज रुकिए ओ ग्रेट ड्रैगन नाइट, प्लीज मुझे अपने राजा को इन्फॉर्म करने दीजिए ताकि वो आपकी सेवा कर सकें, उसी सोल्जर ने कहा।
उस बेचारे को देखकर लग रहा था कि वो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देगा। पहाड़ पर ऊपर भागते हुए वो कई बार नीचे भी गिरा। इजाबेला जो इतनी देर से मुंह फुलाए बैठी थी, उसे इस तरह गिरते पड़ते देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बूम, बूम, बूम। उस सोल्जर के आंखों से ओझल होने के कुछ ही देर बाद जियांग फे 3 तोपों के आसमान में चलने की आवाज सुन और देख सकता था। उसके बाद पूरा पहाड़ बैंडिट्स की चिल्लाहट और खुशी की आवाजों से गूंज उठा। पहली नजर में जियांग फे को लगा था कि ये जगह बहुत बड़ी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यहां इतने सारे सोल्जर्स होंगे। तोपों के चलने के बाद वहां से जिस तरह सोल्जर्स की न खत्म होने वाली लाइन बाहर आ रही थी, वो नज़ारा सच में देखने लायक था। ये सोल्जर्स असल में बैंडिट्स थे, लेकिन वो पूरी तरह से ट्रेन्ड थे। जब वो पहाड़ों से नीचे आए और अपनी फॉर्मेशन में खड़े हुए, तब जाकर जियांग फे उनके रैंक्स और उनकी सही गिनती देख पाया। कुल मिलाकर वहां 10 रैंक्स थीं। रैंक 1 एक तलवार, बहुत बड़ी ब्लेड, अपनी चमक की तरह ही पावरफुल। रैंक 2 2 तलवारें, एक साथ लगातार अटैक करने में माहिर, अपनी जवानी के जोश में भरे हुए। रैंक 3 ट्राइडेंट वाले आदमी जिनके वार सीधा चीर देते थे, अपने हथियारों की तरह ही खतरनाक। रैंक 4 4 डैगर्स जिनके अटैक बहुत तेज थे, दुश्मनों का सिर धड़ से अलग करने के लिए एकदम तैयार। रैंक 5 5 नुकीले पंजे, किसी बिल्ली के नहीं बल्कि शेर के गहरे घाव देने में माहिर। रैंक 6 6 पॉइंट वाला भाला जो आर पार छेद कर देता था, खून की तरह एकदम लाल। रैंक 7 7 कर्व्ड बो, जिनके निशाने कभी नहीं चूकते थे, जिनके तीर आसमान तक का सीना चीर सकते थे। रैंक 8 हेक्सागन हैमर, जो पत्थरों को भी तोड़ दे, अच्छे अच्छे हीरोज को भी मार गिराए। रैंक 9 9 चेन वाले चक्रम, जो दुश्मनों को बुरी तरह से काटकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दें। रैंक 10 10 फ्लैग्स, एक प्राउडली फहराता झंडा और सिंबल जिसकी कीमत सिर्फ मौत थी। कितनी पावरफुल आर्मी है! ये कोई मामूली माउंटेन बैंडिट्स नहीं है। सिटी के सोल्जर्स भी इनसे नहीं लड़ पाएंगे। जियांग फे ने सोल्जर्स को फॉर्मेशन में देखकर मन ही मन कहा। भले ही वो बहुत डरावने लग रहे थे, लेकिन वो सब न्यूट्रल टारगेट थे। जब तक जियांग फे अटैक नहीं करता, वो भी उस पर हाथ नहीं उठाते। जैसे ही जियांग फे थोड़ा और पास गया, आर्मी तुरंत 2 हिस्सों में बंट गई। उन्होंने एक बड़े से आदमी के लिए रास्ता खोल दिया, जिसके हाथ में एक बड़ा सा झंडा था। उस झंडे का रंग डार्क ग्रीन था और उसके बॉर्डर्स गोल्डन थे। उसके बैकग्राउंड में एक चांद का सिंबल था और सामने ऑरम लिखा हुआ था। उस झंडे वाले आदमी के आगे एक और आदमी खड़ा था। उसने ग्रीन रोब पहना हुआ था और उसके हाथ में एक लंबी ग्रीन जेड ब्लेड थी जिसके हैंडल पर ड्रैगन का डिजाइन बना था। उसे कैसे भी देखो वो आदमी बिल्कुल ग्वान यू की तरह लग रहा था। बस अफसोस इस बात का था कि उसकी लंबी दाढ़ी नहीं थी, वरना जियांग फे वहीं झुककर उसकी पूजा करने लगता। HMPH, मेरे पहाड़ पर मुसीबत लाने की हिम्मत किसकी हुई? ग्वान यू जैसा दिखने वाला वो आदमी चिल्लाया और उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। हो, ये माउंटेन बैंडिट्स सच में बड़े तेज हैं, जियांग फे ने हंसते हुए कहा। फिर वो आगे बढ़ा और उससे 10 मीटर्स की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। वो पूरी तरह शांत रहा। जब उसने नजरें ऊपर की और अपने हाथ बांधे, तो उस आदमी को पसीना आने लगा। जब वो छोटा सोल्जर उसके पास आया था और किसी ड्रैगन नाइट के आने की बकवास करने लगा था, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा किया और जियांग फे की तरफ निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि किसी ड्रैगन नाइट का उसके इस बेकार से पहाड़ पर आना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब वो गुस्से में उबलता हुआ नीचे आया, तो उसे लगा कि ये इंसान पक्का कोई बहरूपिया होगा। उसने अपनी पूरी आर्मी का दिखावा करके उस नकली इंसान की बेइज्जती करने और उसे डराकर भगाने का प्लान बनाया था। लेकिन जैसे ही जियांग फे करीब आया, वो लाल चेहरे वाला आदमी घबरा गया। वो एक लेवल 60 का लॉर्ड टियर बॉस था, जो लेवल 50 के नॉर्मल टियर सोल्जर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। जब जियांग फे उसकी तरफ बढ़ा, तो वो उसमें से आ रही एक असली ड्रैगन की ऑरा को महसूस कर सकता था। उसके बगल में चल रही लड़की की ड्रैकोनिक ऑरा तो और भी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल थी। इसका बस एक ही मतलब था कि या तो उनमें से एक ड्रैगन था जो इंसान का रूप ले सकता था, और दूसरा वो इंसान था जिसने किसी ड्रैगन के साथ इतना वक्त बिता लिया था कि उसे ड्रैगन की पावर्स मिल गई थीं। वो दोनों असली ड्रैगन नाइट्स थे। वो पक्का कम से कम लेवल 90 के ओवरलॉर्ड टियर के रहे होंगे। इस पहाड़ को तबाह करना उनके लिए बच्चों का खेल था। उस लड़की के अंदर इतनी छिपी हुई ताकत थी जिसका वो लाल चेहरे वाला आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। क्या हुआ अगर उसके पास एक आर्मी थी? वो दोनों अगर चाहते तो आसानी से इस पहाड़ को मिट्टी में मिला सकते थे। हो, बुरा नहीं है छोटे, जियांग फे ने कहा। उसने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी थी। माय लॉर्ड, ये मेरी गलती है, प्लीज इस नाचीज को माफ कर दीजिए। जैसे ही जियांग फे और इजाबेला उसके सामने आकर खड़े हुए, उस लाल चेहरे वाले आदमी ने तुरंत कहा। वो आदमी जल्दी से अपने दोनों घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी पीठ पर बंधी वो शानदार ब्लेड तुरंत जियांग फे को सौंपने के लिए आगे कर दी। उठो, जियांग फे ने उसका सिर थपथपाते हुए कहा। जियांग फे ने कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी इतनी जल्दी उसके सामने घुटने टेक देगा। भले ही उसने पहले भी स्ट्रांग होने का नाटक किया था, लेकिन उसने कभी किसी ह्यूमन एनपीसी पर यह ट्राई नहीं किया था। उसे हमेशा लगता था कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट बीस्ट टाइप एनपीसी को डराकर उनका सारा खजाना ले सकता है।
लेकिन जब उसने देखा कि वो लाल चेहरे वाला आदमी डर के मारे कैसे जमीन पर रेंग रहा है, तो उसे समझ आ गया कि इंसानों को जानवरों से भी ज्यादा मौत का डर सताता है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू माय लॉर्ड, उस आदमी ने जल्दी से अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। उसे घुटने टेकने ही पड़े थे। अगर उसने ड्रैगन नाइट को गुस्सा दिला दिया होता तो पूरा पहाड़ पल भर में तबाह हो जाता। उस आदमी ने सच में मान लिया था कि जियांग फे एक ड्रैगन नाइट है, क्योंकि जियांग फे के पास ब्लैक ड्रैगन स्केल था। भले ही वो थोड़ी हल्की थी, लेकिन उससे एक ड्रैगन की ऑरा निकल रही थी। दूसरी तरफ इजाबेला से बहुत ज्यादा स्ट्रांग ड्रैगन ऑरा निकल रही थी, क्योंकि वो असल में एक असली ड्रैगन ही थी। जब सोल्जर्स ने बताया था कि जियांग फे एक ड्रैगन के साथ आया है, तो उस लाल चेहरे वाले आदमी ने यकीन नहीं किया था। लेकिन उस पल जियांग फे की वो पावरफुल ऑरा महसूस करने के बाद उसे अपनी ही बात वापस लेनी पड़ी। भले ही वो दोनों नकली हो सकते थे, लेकिन उस लाल चेहरे वाले आदमी ने पहाड़ पर मौजूद अपने 10,000 आदमियों की जान के साथ खेलने की हिम्मत नहीं की। मैं यहां तुमसे कुछ डिस्कस करने आया हूं। क्या हम यहीं बात करें? जियांग फे ने उस आमी को बड़ी हिकारत भरी नजरों से घूरते हुए कहा। माय लॉर्ड, प्लीज अंदर चलिए, उस लाल चेहरे वाले आदमी ने तुरंत कहा और पहाड़ के ऊपर की तरफ रास्ता दिखाने लगा। जो आर्मी अपनी ताकत का दिखावा करने आई थी, वो अब एक वेलकमिंग पार्टी में बदल चुकी थी। HMPH। जियांग फे ने हिकारत से मुंह बनाया और उस आदमी के पीछे पीछे ऊपर चल दिया। उसने अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस रखे थे मानो वो सारे आदमी उसके लिए कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ ना हो। जाओ और मेरे भाइयों को बता दो कि एक बहुत खास मेहमान आया है, उस लाल चेहरे वाले आदमी ने कहा और एक सोल्जर को पहाड़ के बाकी दोनों लीडर्स को बुलाने के लिए भेज दिया। वो लाल चेहरे वाला आदमी जियांग फे और इजाबेला को एक बड़े से हॉल में ले गया, जो अक्सर लूट का माल बांटने के काम आता था। वहां 3 बड़ी कुर्सियां थीं जो बाघ की खाल से सजी हुई थीं और जिनके आर्म रेस्ट्स पर गहने जड़े थे। हॉल के किनारे 2 और कुर्सियां थीं जो थोड़ी नीची और छोटी थीं। वो पहाड़ के उन 3 लीडर्स के अलावा बाकी लोगों के बैठने के लिए थीं। माय लॉर्ड, प्लीज बैठिए, उस लाल चेहरे वाले आदमी ने कहा और जियांग फे को सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बेला, मेरे साथ बैठो। जियांग फे ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठा दिया। भले ही वहां एक और सीट खाली थी जो उस लाल चेहरे वाले आदमी के लिए थी, फिर भी वो बस चुपचाप किनारे पर खड़ा रहा। धम्म धम्म। कुछ ही देर में हॉल के बाहर किसी हाथी के चलने जैसी भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। दरवाजा जोर से खुला और 2 आदमी अंदर आए। उन्हें देखकर लग रहा था कि तीनों भाई आ चुके थे और वो उन माउंटेन बैंडिट्स को लीड करने वाले जनरल्स थे। जिस लाल चेहरे वाले आदमी से जियांग फे मिला था वो वैसे ही काफी फनी था, लेकिन जब वो दोनों आदमी करीब आए तो जियांग फे की हंसी छूटने ही वाली थी। उनमें से एक का चेहरा और भी ज्यादा लाल था और दूसरे का चेहरा इतना लाल था कि वो लगभग बैंगनी लग रहा था। तीसरे भाई, तुमने हमें यहां क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि कोई आदमी यहां आकर मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। क्या हमारे लड़कों ने उसे मार दिया? सबसे ज्यादा लाल चेहरे वाले उस आदमी ने पूछा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसकी नजर सीट पर बैठे जियांग फे पर पड़ी। चुप रहो बड़े भाई, बस अपना मुंह बंद रखो, उन तीनों में से सबसे छोटे ने कहा और जल्दी से उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तीसरे भाई, तुमने ये क्या? ये छोटा बच्चा कौन है? सबसे काले चेहरे वाले आदमी ने जियांग फे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसी पल जब वो दोनों बाकी भाई आखिर में जियांग फे के पास आए तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। उनके चेहरों से खून सूख गया और उन्हें पसीना आने लगा, यहां तक कि उनके बाल भी उनके माथे पर आ गिरे थे। धम। इससे पहले कि वो लाल चेहरे वाला आदमी कुछ भी समझा पाता, उसने दौड़कर जियांग फे के सामने अपना सिर जमीन पर टेक दिया। प्लीज मेरे इन बेवकूफ भाइयों को माफ कर दीजिए, इन्हें नहीं पता था कि महान ड्रैगन नाइट यहां मिलने आ रहे हैं। उस वक्त लाल चेहरे वाले आदमी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जियांग फे अपनी सीट से भी उसे सुन सकता था। वो लाल चेहरे वाला आदमी इस बात से इतना डरा हुआ था कि कहीं इसका गुस्सा पूरे माउंटेन बैंडिट्स पर ना उतर जाए। जो 2 आदमी अभी अभी आए थे, उन्हें कुछ अजीब लगा जब उनके सबसे छोटे भाई ने अचानक एक अजनबी के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन उन्हें जल्दी ही वजह समझ आ गई। जब वो जल्दबाजी में आए थे तो वो जियांग फे से आ रही ऑरा को महसूस नहीं कर पाए थे, पर जब वो शांत हुए तो अपनी सीट पर बैठे उन दोनों लोगों की ड्रैकोनिक पावर पूरे कमरे में गूंज रही थी। धम धम। बैंगनी चेहरे वाला आदमी और काले चेहरे वाला आदमी अपने घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर जियांग फे को सल्यूट करने लगे। वो सब जियांग फे से आ रही एक असली ड्रैगन की पावर को महसूस कर सकते थे और उस लड़की से निकल रही भयंकर रॉ पावर की तो बात ही अलग थी। उनमें से किसी की भी जियांग फे के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर वो कोशिश भी करते तो उन्हें डर था कि वो सब कुछ खो देंगे। अगर ड्रैगन नाइट ने अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया तो वो पहाड़ भी नहीं बचेगा। खड़े हो जाओ, जियांग फे ने एक हल्के से हाथ के इशारे से कहा। फिर वो जल्दी से अपनी सोचने वाली पोज में वापस आ गया और उन तीनों भाइयों के सामने एकदम दयालु होने का नाटक करने लगा। उसे थोड़ा लीनियंट होना था और उन्हें इस हद तक मजबूर नहीं करना था कि वो लड़ने पर उतर आएं। अगर वो लड़ पड़ते तो जियांग फे और इजाबेला लगभग उसी पल खत्म हो जाते, खासकर इसलिए क्योंकि इजाबेला का ड्रैगन फॉर्म अभी भी कूलडाउन पर था।
थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड। तीनों भाई अपने पैरों पर खड़े हो गए और बार बार झुकने लगे। उसी वक्त सबसे छोटे वाले ने मन ही मन सोचा, ड्रैगन नाइट शायद आज अच्छे मूड में है। अगर वो जरा भी चिढ़े हुए होते तो हम में से किसी एक का सिर तो अब तक कट चुका होता। ऐसा आदमी कुछ लेवल 60 के लॉर्ड टियर को तो चींटियों की तरह आसानी से मसल सकता है। तुम लोगों के नाम क्या हैं? जियांग फे ने बड़ी नरमी से पूछा। भले ही उसके पास रिंग फंक्शन था और वो उनके नाम और एट्रीब्यूट्स आराम से देख सकता था, फिर भी पोलाइट रहना जरूरी था। माय लॉर्ड, मुझ नाचीज को औरम गूस कहते हैं। मेरे इन भाइयों का नाम औरम लायन और औरम एलिफेंट है। हमने इन पहाड़ों पर राज करने और एक साथ रहने की गुस्ताखी की है। सबसे छोटे यानी लाल चेहरे वाले आदमी ने मुंह खोला और बात की। बाकी दोनों की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़े यानी सबसे काले चेहरे वाले भाई ने जियांग फे के सामने गलती से गलत बात बोल दी थी। HMPH। जियांग फे ने सिर हिलाया। माय लॉर्ड, आज आपके यहां आने की क्या वजह है? औरम गूज ने बड़ी नरमी से पूछा। हो, तुम्हें नहीं पता या पता है? जियांग फे ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। ये ERHM। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। थोड़ी देर बाद उन्हें शायद इसके पीछे की वजह समझ आ गई। पक्का इस ड्रैगन नाइट को ट्वाइलाइट सिटी से उन्हें खत्म करने के लिए भेजा गया होगा। सच में आज का दिन बहुत बुरा है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और न ही तुम्हारी मुझसे, लेकिन मैं उसूलों का पक्का हूं। मुझे यहां आने के पैसे मिले हैं और मुझे वो टास्क पूरा करना ही होगा जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए हैं। इसीलिए मुझे जो करना पड़ेगा उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, जियांग फे ने कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद जियांग फे ने कुर्सी के आर्म रेस्ट्स को इतनी जोर से पकड़ा कि उस पुरानी लकड़ी में दरारें आ गईं। वो बस अटैक करने का नाटक कर रहा था। माय लॉर्ड, प्लीज रुकिए, औरम गूस ने चिल्लाकर कहा और तेजी से आगे उछलकर दोबारा अपना सिर जमीन पर टेक दिया। पीछे बैठे दोनों भाई इतने डरे हुए थे कि जहां वो घुटनों के बल बैठे थे वहां पसीने का गड्ढा बन गया था। जियांग फे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तीनों भाई उसके यहां आने की वजह पहले ही समझ चुके थे। ट्वाइलाइट सिटी ने ग्रीन पीक माउंटेन के बैंडिट्स और औरम ब्रदर्स को खत्म करने के लिए एक पावरफुल ड्रैगन नाइट को हायर करना सही समझा होगा। किस्मत से औरम गूस को खुद को बचाने का एक तरीका मिल गया था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उस ड्रैगन नाइट से भीख मांगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस ड्रैगन को किसी भी चीज का शौक नहीं था। पावर और अथॉरिटी, औरतें और दौलत, इस तरह की चीजें ड्रैगन नाइट को कभी खुश नहीं कर सकती थीं। फिर भी वो लोग सिर्फ यही सब ऑफर कर सकते थे। भले ही औरम गूस हमेशा सोचता था कि आदमी कभी भी खूबसूरत औरतों को मना नहीं कर पाएंगे, जो उसके पहाड़ों में बहुत सारी थीं। दिक्कत यह थी कि ड्रैगन नाइट के बगल में पहले से ही एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी थी। वो लड़की भी कोई ड्रैगन नाइट हो सकती थी, और अगर औरम गूस ने जियांग फे को कोई और लड़की दे दी तो शायद वो फीमेल ड्रैगन नाइट खुश ना हो और मुसीबत खड़ी कर दे। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उसके पास सिर्फ पैसा ही एक रास्ता बचा था। लेकिन ड्रैगन नाइट ने तो उन्हें खत्म करने के लिए पहले ही दूसरी पार्टी से पैसे ले रखे थे। आखिर में औरम गूस ने माउंटेन बैंडिट्स की जान बचाने के लिए अपना आखिरी पत्ता खेलने का फैसला किया। क्या तुम तीनों भाइयों की कोई आखिरी इच्छा है? अगर वो ज्यादा बड़ी ना हुई तो मैं खुद तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा, जियांग फे ने खड़े होते हुए कहा। सच तो ये था कि भले ही वो तीनों लेवल 60 के लॉर्ड टियर NPC उनके सामने चींटियों की तरह लग रहे थे, लेकिन जियांग फे अपने डीमन मॉफ के साथ भी उनमें से एक को नहीं हरा सकता था। माय लॉर्ड, हम अपने खजाने से अपनी जान खरीदना चाहते हैं, औरम गूस हकलाते हुए बोला। अपनी जान खरीदना चाहते हो? HMPH, किस तरह का खजाना किसी इंसान की जान के बराबर हो सकता है? जियांग फे ने जानबूझकर स्मर्क करते हुए पूछा, ताकि वो उन तीनों भाइयों को एक मौका दे सके। यही उसका असल मकसद था। जब उन तीनों ने आखिरकार कुछ ऑफर किया तो जियांग फे बहुत खुश हो गया था। दूसरी तरफ तीनों औरम ब्रदर्स भी खुश थे, क्योंकि वो अब चैन की सांस ले पा रहे थे। उन्हें जियांग फे के लालच से डर नहीं लगा, बल्कि वो खुद को लकी मान रहे थे कि उस महान ड्रैगन नाइट को खजाने से मनाया जा सकता था। ऐसे में उनकी जान बख्श दी जाएगी। अगर ड्रैगन नाइट कोई बहुत ही उसूलों वाला और सच्चा इंसान होता तो शायद वो बात करने से पहले ही अपनी जान गंवा चुके होते। बड़े भाई, दूसरे भाई, उन्हें यहां लाओ। सबसे छोटे भाई ने अपना घमंड भूलकर जल्दी से अपने भाइयों को ऑर्डर दिया कि वो खजाना जियांग फे के पास लाएं। वो उनका खजाना था, ऐसा खजाना जो उन्होंने बहुत लंबे समय से इकट्ठा किया था। भले ही वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उनके लिए बहुत कीमती था। फिर भी आज इस तबाही के दिन पर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वो खजाना उसे देना ही पड़ेगा। हाँ, अभी लाते हैं, उन दोनों ने कहा। भले ही वो इस फैसले से बहुत चिढ़े हुए थे, फिर भी वो महान ड्रैगन नाइट उन्हें मौत की सजा सुनाने के लिए पहले से ही वहां मौजूद था। एक मरे हुए इंसान के लिए खजाने का क्या ही काम। माय लॉर्ड, प्लीज खजाना आने तक थोड़ा इंतजार करें, औरम गूस ने कहा और तेजी से हॉल के बाहर भाग गया। इससे पहले कि जियांग फे उन्हें डराने के और तरीके सोच पाता, उसकी रिंग चमकने लगी। ये ट्रेजर इंडिकेटर था। लग रहा था कि वो तीनों भाई अपनी बात के पक्के थे।
5 मिनट्स के बाद औरंग गूस एक बहुत खूबसूरत बॉक्स लेकर वापस आया और उसे जियांग फे के सामने पेश किया। माय लॉर्ड, ये आपके लिए मेरा ऑफर है, प्लीज इसे कबूल करें। औरंग गूस ने इतनी बड़ी मुस्कान के साथ कहा जितनी जियांग फे ने पहले कभी नहीं देखी थी। भले ही जियांग फे ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपना सबसे कीमती खजाना देने की वजह से औरंग गूस अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा था। एचएमपीएच बेला, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, जियांग फे ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। इजाबेला ने सिर हिलाया और उस बॉक्स को लेकर जियांग फे के हाथ में दे दिया। खटाक! जियांग फे ने बॉक्स की कुंडी खोली और उसे खोल दिया। अगले ही पल पूरे कमरे में एक बहुत ही चमकदार लाल और सुनहरी रोशनी भर गई। क्रिम्सन रीपर, केप एंशिएंट, स्किल 1, ब्लडथर्स्ट, पैसिव। Upon entering battle mode, burns 100 health points per second, increase 10% attack speed. Skill 2, Bloodthirsty Echo, passive, increase lifesteal effect by 100%. Allies within 30 meters will receive the same healing effect. Skill 3, Bloodmark inflicts poison on a target, dealing 1% of the target's maximum health points as damage per second. All allies that attacks the marked target will receive 20% health point recovery. Mark lasts for 30 seconds. 5 minutes cooldown time. Skill 4, Bloodlust Demon, Morph, turns into a blood-sucking demon. Increase 50% attack speed, and obtained additional 200% lifesteal effect. Effect cannot stack with other lifesteal effect. Lasts for 1 minute. 10 minutes cooldown time. Level requirement 40. Note, putting on this cape will make you an enemy for all in the light faction. जियांग फे केप के इफेक्ट्स देखकर हैरान रह गया। इसे स्ट्रॉन्ग कहना तो बहुत छोटी बात होगी। भले ही लाइट फैक्शन उसे अपना दुश्मन मान लेगी, लेकिन जियांग फे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो एक डीमन रेस का था। केप के इस नेगेटिव इफेक्ट को वो पूरी तरह से इग्नोर कर सकता था। माय लॉर्ड, क्या आप इस नाचीज के तोहफे से खुश हैं? औरंग गूस ने बहुत नरमी से पूछा। एचएमपीएच, ये ठीक है, जियांग फे ने अपने चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए कहा। जियांग फे खुश नहीं था, बल्कि वो इस केप को देखकर बहुत ज्यादा संतुष्ट था। इस केप के साथ उसका लाइफस्टील इफेक्ट काफी बढ़ जाएगा। केप का सबसे अच्छा इफेक्ट उसके एलाइज को हील करना था। अकेले इस केप ने जियांग फे के लिए कोई सेल्फ हीलिंग गियर बनाने की जरूरत ही खत्म कर दी थी। जब तक वो अपना डैमेज बढ़ाने पर फोकस करता, फाइट में उसके सारे टीममेट्स आराम से हील होते रहेंगे। सच तो ये था कि इजाबेला के साथ किसी डंजन में अकेले होने पर उसे कभी अपनी हेल्थ की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। आपकी कृपा के लिए थैंक यू माय लॉर्ड, औरंग गूस ने पीछे हटते हुए कहा। चूंकि जियांग फे ने तोहफा कबूल कर लिया था, तो वो महान ड्रैगन नाइट पक्का उन तीनों भाइयों को छोड़ देगा। भले ही अपने इस कीमती खजाने को खोना उसके लिए बहुत दर्द भरा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ये कुर्बानी देना फायदे का सौदा था। ठीक है, मुझे तुम्हारी जान की कीमत मिल गई है। अब मैं देखना चाहता हूं कि बाकी दोनों भाई मुझे क्या ऑफर करेंगे, जियांग फे ने बैठते हुए कहा। क्या? दोनों बड़े भाई जो अभी अभी रिलैक्स हुए थे, वो तुरंत टेंस हो गए। उन सबको लगा था कि सबसे छोटे भाई का तोहफा तीनों भाइयों की जान बचाने के लिए काफी होगा। अरे नहीं माय लॉर्ड, हम औरम लायन ने हकलाते हुए बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कोई ढंग का सेंटेंस नहीं बोल पाया। माय लॉर्ड, मुझे अचानक याद आया कि मेरे वॉल्ट में 2 और खजाने रखे हैं। प्लीज मेरे भाइयों की खातिर मुझे उन्हें लाने की इजाजत दें, औरम गूस ने जल्दी से सोचते हुए कहा। यह तो साफ था कि जियांग फे के लालच की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? वो आदमी एक ड्रैगन नाइट था। अगर उसका लालच शांत नहीं हुआ तो वहां सिर्फ खून बहेगा। जब औरम गूस हॉल से चला गया तो जियांग फे रिलैक्स हो गया। औरम लायन और औरम एलिफेंट अपनी मुट्ठियां भींचते हुए जल्दी से थोड़ा और पीछे हट गए। जियांग फे जितनी ज्यादा डिमांड कर रहा था, उनके अंदर नफरत उतनी ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये नफरत जियांग फे के लिए नहीं थी, बल्कि उस ट्वाइलाइट सिटी के लिए थी जिसने उसे भेजा था। वो उन्हें चाहे जितना भी नुकसान पहुंचाए, वो आदमी एक इनविंसिबल ड्रैगन नाइट था। वो चाहे जितना भी अपना बदला लेना चाहते हों, वो किसी ड्रैगन नाइट को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनकी सारी नफरत उन लोगों की तरफ मुड़ गई थी जिन्होंने उसे हायर किया था। उस वक्त जियांग फे ने उन्हें जो भी नुकसान पहुंचाया था, वो उसका कई गुना ज्यादा करके वापस करेंगे। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो बैंडेट्री के बिजनेस में थे। जियांग फे ने उनसे जो कुछ भी लूटा था, वो उसे ट्वाइलाइट सिटी से वापस लूट लेंगे। औरम गूस 2 और छोटे बॉक्सेस लेकर हॉल में वापस आ गया। दोनों ही बहुत छोटे थे, ज्यादा से ज्यादा एक चाय के कप जितने बड़े। पक्का इसके अंदर किसी तरह की एक्सेसरी होगी। माय लॉर्ड, मुझे पूरा यकीन है कि आप इनसे खुश होंगे, औरम गूस ने खुद वो बॉक्सेस जियांग फे के पास लाते हुए कहा। एक बहुत ही चमकदार सुनहरी रोशनी चमकी और जियांग फे को दूसरा तोहफा मिल गया। वॉरियर्स हार्ट, जूल लेजेंडरी, यूज, फिक्स इनटू अ चेस्ट पीस, इंक्रीजेस 20% स्ट्रेंथ, ग्रांट्स इम्यूनिटी टू फियर इफेक्ट एंड माइंड कंट्रोलिंग मैजिक। ये अच्छा है, जियांग फे ने बस अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस तरह का जूल किसी भी एट्रीब्यूट एनहांसमेंट जूल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आमतौर पर गेम के इस पॉइंट पर जब किसी प्लेयर को कोई जूल मिलता था, तो कोई भी उसे तब तक यूज नहीं करता था जब तक कि उनके पास इवॉल्विंग क्रोमैटिक इक्विपमेंट ना हो।
अगर एक बार कोई ज्वेल किसी इक्विपमेंट में सॉकेट हो जाता तो उसे निकाला नहीं जा सकता था। जियांग फेई ने आखिरी बॉक्स खोलने का फैसला किया। इस बार एक बैंगनी रोशनी चमकी और उस बॉक्स के अंदर लाल लिक्विड से भरी एक छोटी वायल थी। बर्जर्कर्स ब्लड पोशन एपिक यूज instantly raises your level by 10 and resets all your skills cooldown. Effect lasts for 3 hours. After 3 hours, player's level is reduced by 12. अरे बाप रे, ये तो एक दुधारी तलवार है। पोशन का इफेक्ट बहुत ही शानदार था क्योंकि पोशन के सिर्फ एक यूज से 10 लेवल्स पाना समय को पीछे छोड़कर सीधे फ्यूचर में पहुंच जाने जैसा था। हायर लेवल एडवांटेज वाले दुश्मनों के खिलाफ इसका यूज करना बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन पोशन का नुकसान बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इफेक्ट खत्म होने के बाद इंसान के 2 लेवल्स कम हो जाएंगे। 2 लेवल्स कम होना कोई मजाक नहीं था। गेम में आजकल या शायद अभी भी प्लेयर्स को एक सिंगल लेवल पार करने में कई दिन लग जाते थे। एक सिंगल लेवल का गिरना भी इतना भारी पड़ता था कि कोई भी इस पोशन को तब तक यूज नहीं करना चाहेगा जब तक कि इसकी सच में जरूरत ना हो। ये पोशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जियांग फे ने मुंह बनाते हुए कहा। भले ही जियांग फे इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो तीनों तोहफे सच में खजाना थे, लेकिन वो उसके लिए काफी नहीं थे। जियांग फे के जोर से ये बात बोलने की वजह ये थी कि ओरंगूस के पास एक और खजाना था जो उसने अभी तक ऑफर नहीं किया था। जब ओरंगूस खजाना लेने गया था तो जियांग फे की रिंग चमक उठी थी। तीनों भाइयों से 3 तोहफे मिलने के बाद भी रिंग अभी भी चमक रही थी, जो बता रही थी कि अभी भी कुछ ऐसा है जो जियांग फे से छिपाया गया है। माय लॉर्ड, इस नाचीज को माफ कर दें। इस नाचीज के पास अभी भी एक खजाना बाकी है जिसे ऑफर करने में ये नाचीज हिचकिचा रहा था। ये बेकार भी है और बहुत कीमती भी। इस नाचीज को डर है कि कहीं ये मेरे लॉर्ड के लिए मुसीबत ना बन जाए, ओरंगूस ने तुरंत कहा। ये एकदम उसके अंदाजे जैसा ही था। ओरंगूस ने शुरू में सोचा था कि वो उस महान ड्रैगन नाइट को क्रिम्सन रीपर केप से खुश कर देगा, और अगर वो काफी नहीं हुआ तो वॉरियर्स हार्ट वो दूसरा आइटम था जो वो ऑफर करता। बर्जर्कर्स ब्लड तो बस एक बोनस की तरह था, लेकिन चूंकि जियांग फे ने उस पोशन को देखकर अपनी नाखुशी जाहिर कर दी थी, इसलिए ओरंगूस को अपना आखिरी खजाना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुसीबत? वो भी मेरे लिए? दिखाओ मुझे, जियांग फे ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे उसे नहीं लगता था कि गेम में ऐसी कोई चीज हो सकती है जो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दे। ठीक है माय लॉर्ड, ओरंगूस ने कड़वाहट के साथ कहा। उसने अपने दोनों भाइयों को इग्नोर किया जो आपस में कुछ खुसुर-पुसुर कर रहे थे और जियांग फे की तरफ बढ़ा। वो खजाना बेशक बहुत कीमती था, लेकिन जब से वो उन्हें मिला था किसी की भी उसे यूज करने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसे अपने पास रखना भी मुसीबत मोल लेने जैसा था। इससे अच्छा तो यही था कि मौका मिलने पर इसे किसी को तोहफे में दे दिया जाए। प्लीज इसे कबूल करें, ओरंगूस ने एक फीका सा दिखने वाला बॉक्स आगे बढ़ाते हुए कहा। वो 1 फुट लंबा था, लेकिन देखने में हल्का लग रहा था। जियांग फे ने इजाबेला को इशारा किया कि वो बॉक्स उससे ले ले। खटाक! इस बार एक बैंगनी और सुनहरी रोशनी चमकी और जियांग फे की आंखें फटी की फटी रह गईं। डैम, ये तो होली टीयर है। जियांग फे ने कभी नहीं सोचा था कि इन बैंडिट्स के पास भी ऐसा कोई आइटम हो सकता है। एक होली टीयर आइटम किसी सेलेस्टियल टीयर से बस एक टीयर नीचे होता था। बिशप्स टूम मैप होली यूज शोज यू द वे टू द टूम ऑफ द पास्ट बिशप्स। भले ही ये एक होली टीयर आइटम था, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन इतना छोटा था कि किसी वाइट टीयर इक्विपमेंट का डिस्क्रिप्शन भी इससे बड़ा होता। दूसरी तरफ उस छोटे से सेंटेंस का मतलब बहुत गहरा था। सबसे पहली और साफ बात थी टूम ऑफ पास्ट बिशप्स। ये क्या था? क्या ये बॉसेस से भरा कोई मैप हो सकता था, या फिर खजाने से? बिशप, लाइट फैक्शन की सबसे बड़ी अथॉरिटी। जितने भी पुराने बिशप्स मरे होंगे वो पक्का अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़कर गए होंगे, और चूंकि ये पुराने बिशप्स की कब्र थी, इसका सीधा सा मतलब था कि वहां खजाने की कोई कमी नहीं होगी। तो फिर ये क्या हो सकता था? क्या ये खजाने से भरे किसी पहाड़ का मैप था? लेकिन ओरंगूस की बात सच थी। जिसके पास भी ये मैप होगा, मुसीबत खुद उसे ढूंढती हुई आ जाएगी। अगर इस मैप की खबर बाहर फैल गई तो पूरी लाइट फैक्शन उस इंसान को ढूंढकर मारने के लिए पीछे पड़ जाएगी जिसके पास उनके पवित्र बिशप की कब्र का मैप होगा। अभी जियांग फे बस एक नॉर्मल प्लेयर था और कोई असली ड्रैगन नाइट नहीं था, लेकिन अगर वो मैप वापस नहीं करता तो एक असली ड्रैगन नाइट भी उसके खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर सकता था। अपने हाथ में उस कपड़े के टुकड़े को पकड़ने के बाद भी जियांग फे के चेहरे पर कोई डर नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियांग फे डीमन फैक्शन में था। वो और लाइट फैक्शन तो पैदाइशी दुश्मन थे। चूंकि वो पहले से ही उसके फैक्शन से दुश्मनी रखते थे, इसलिए थोड़ी और दुश्मनी बढ़ भी जाती तो उसका कोई खास नुकसान नहीं होने वाला था। ये मैप बुरा नहीं है, मैं इसे कबूल करता हूं, जियांग फे ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों भाइयों ने चैन की सांस ली जब उन्होंने आखिरकार उस महान ड्रैगन नाइट को मुस्कुराते हुए देखा। जब ओरंगूस ने वो मैप सौंपा था तो उसे लगा था कि ये ड्रैगन नाइट मैप का राज बनाए रखने के लिए पहाड़ के हर इंसान को मार डालेगा। एक टिपिकल ड्रैगन नाइट लेवल 90 का ओवरलॉर्ड टीयर होता था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि लेवल 99 और लेवल 90 के ओवरलॉर्ड टीयर में बहुत बड़ा फर्क था। लाइट फैक्शन की धमकियों को इग्नोर करने के लिए ओरंगूस के सामने खड़े इस ड्रैगन नाइट का लेवल पक्का किसी एवरेज ड्रैगन नाइट से कहीं ज्यादा रहा होगा।
इसी पल औरंगूज ने एक गहरी सांस ली और जियांग फे के सामने घुटने टेकते हुए अपना सिर जोर से जमीन पर दे मारा। माय लॉर्ड, ये नाचीज आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता है। प्लीज इस नाचीज को अपना फॉलोअर बना लीजिए, औरंगूज ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। बाकी दोनों भाइयों ने भी तुरंत यही सोचा और औरंगूज की तरह ही करने लगे, बस उन्होंने अपना सिर जमीन पर नहीं पटका था। कमजोर का ताकतवर के पीछे चलना तो दुनिया का दस्तूर है। जब औरंगूज को पता चला कि वो महान ड्रैगन नाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर वो सच में लेवल 90 से ऊपर का है तो ऐसे स्ट्रांग लीडर का साथ होना उसके लिए कभी घाटे का सौदा नहीं होगा। हो, ठीक है, मैं तुम्हारी लगन से खुश हूं और तुम्हें अपने फॉलोअर्स के तौर पर कबूल करता हूं, जियांग फे ने कहा। ट्वाइलाइट सिटी के इलाके में बैंडिट्स की एक पूरी आर्मी का होना जियांग फे के लिए बस फायदे की ही बात थी। माय लॉर्ड, मैं आपको अपनी सोल फायर सौंपने के लिए तैयार हूं, औरंगूज ने अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए कहा। किसी इंसान की सोल फायर उसकी जिंदगी का आधार होती है। अगर वो किसी और के पास हो तो सोल फायर का असली मालिक उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था। औरंगूज उस वक्त बस यही आखिरी काम कर सकता था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ड्रैगन नाइट के पास उसे रिजेक्ट करने का पूरा बहाना होता और शायद वो उन्हें इस दुनिया से ही मिटा देता। ये एक सच्चा ऑफर होने के साथ साथ जिंदा बचने का एक तरीका भी था। अभी इसका वक्त नहीं आया है, जियांग फे ने खड़े होते हुए कहा। जब सही वक्त आएगा और हवा शांत होगी, मैं वापस आऊंगा जब तुम सब भाई स्ट्रांग हो जाओगे, जियांग फे ने किसी पोएम की तरह कहा। यह बस एक नाटक था ताकि वो इस सच को छुपा सके कि वो भाई अभी इतने कमजोर थे कि उसके फॉलोअर्स बनने के लायक भी नहीं थे। जियांग फे के उनका ऑफर ठुकराने की असली वजह यह थी कि उसमें सोल फायर एक्सेप्ट करने की काबिलियत ही नहीं थी। किसी एनपीसी की सोल फायर एक्सेप्ट करने की बस एक ही शर्त थी और वो थी कि उसका लेवल उनसे ज्यादा होना चाहिए। अगर उसने औरंगूज की सोल फायर एक्सेप्ट कर ली होती तो वो तुरंत रिबाउंड कर जाती। इससे जियांग फे की असलियत सामने आ जाती और वो तीनों लॉर्ड टियर औरम ब्रदर्स उन्हें धोखा देने के लिए जिंदगी भर जियांग फे का पीछा करते। क्या, औरंगूज ने थोड़ा निराश होते हुए कहा। भले ही उस महान ड्रैगन नाइट ने साफ लफ्जों में नहीं कहा था, लेकिन उसने घुमा फिराकर यही बता दिया था कि वो तीनों भाई अभी बहुत कमजोर हैं। उनके अंदर उसके फॉलोअर्स बनने की काबिलियत ही नहीं थी। वो बस लेवल 60 के थे, जबकि महान ड्रैगन नाइट कम से कम लेवल 90 का था। मैं समझ गया माय लॉर्ड, अभी मैं आपका फॉलोअर बनने के लायक नहीं हूं। फिर भी अगर आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो बेझिझक यहां आ जाइएगा। आपका हुक्म हमारे लिए पत्थर की लकीर होगा, औरंगूज ने कहा। भले ही जियांग फे ने उन्हें अपना नहीं बनाया था, लेकिन जब तक औरंगूज उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखता उनके बीच सब बढ़िया रहता। कभी ना कभी वो महान ड्रैगन नाइट वापस आएगा और उन्हें अपना लेगा। तब तक औरम ब्रदर्स को पहाड़ों में छुपकर नहीं रहना पड़ेगा। मैं अब चलता हूं, कायदे में रहना तुम लोग, जियांग फे ने खड़े होते हुए और अपना केप उठाते हुए कहा। अब उसका वहां से जल्द निकलना ही सही था ताकि कोई और नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। माय लॉर्ड को बाहर तक छोड़कर आओ, तीनों औरम ब्रदर्स ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहा। जियांग फे की तरह वो भी चाहते थे कि जियांग फे जितनी जल्दी हो सके वहां से चला जाए। जब तक वो किलिंग मशीन उनके अड्डे में थी उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती थी। ग्राउल हॉल के बाहर छोटे से खाली प्लाजा में जियांग फे ने अपनी सीटी बजाई और जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया। एक जोरदार दहाड़ के साथ वो ड्रैगन आसमान से आया और उस खाली प्लाजा में उतर गया। ये असली है, जियांग फे को ड्रैगन पर बैठता देख तीनों औरम ब्रदर्स की सांसें अटक गईं। ड्रैगन देखने में इतना विशाल था कि वो किसी असली ड्रैगन से भी बड़ा लग रहा था। जब जियांग फे और इजाबेला उस ड्रैगन पर बैठे तो तीनों औरम ब्रदर्स डर के मारे जल्दी से नीचे झुक गए। ड्रैगन बिल्कुल उनकी आंखों के सामने था। अब उन्हें कोई शक नहीं था कि जियांग फे एक ड्रैगन नाइट है। जियांग फे तेजी से आसमान में इतना ऊपर चला गया जहां से उसे तीनों औरम ब्रदर्स इंसानों की बजाय बस छोटे बिंदुओं की तरह दिखने लगे थे। उसी वक्त जंगल में छुपे हुए और भी कई सोल्जर्स आखिरकार पहाड़ पर वापस लौट आए थे। चलो भाइयों, अब हमारे नुकसान का हिसाब करने का वक्त आ गया है, औरम लायन ने कहा। जियांग फे के जाने के बाद ही सबसे बड़े भाई की वापस लीडर बनने की हिम्मत हुई थी। उस ड्रैगन नाइट ने जो नुकसान किया है उसका हिसाब तो होना ही चाहिए और हमें अच्छे से पता है कि इसकी कीमत हमें किससे वसूलनी है, औरम एलिफेंट ने औरम लायन के पीछे हॉल में जाते हुए कहा। HMPH ट्वाइलाइट की ये हिम्मत कि वो हमें खत्म करने के लिए एक ड्रैगन नाइट को भेजेंगे। हम तुम्हारी सिटी को कुचल देंगे और सारी दीवारों को तुम्हारे नागरिकों के खून से रंग देंगे, औरम गूस ने कड़वाहट से चिल्लाते हुए कहा। ग्रीन पीक माउंटेन से बाहर आते ही जियांग फे ने तुरंत क्रिम्सन रीपर केप इक्विप कर लिया। उसके पिछले छोटे से केप के मुकाबले ये वाला काफी बड़ा और शानदार था। जैसा इसका नाम था, ये नया केप बिल्कुल लाल रंग का था। उस कपड़े पर लाल रंग की लाइंस चमक रही थीं जैसे उस कपड़े के अंदर से खून बह रहा हो। केप के बॉर्डर्स पर गोल्डन रंग की नक्काशी थी जो रून्स जैसी लग रही थी। जब जियांग फे ने इसे अपने चेस्ट पीस पर लगाया तो वो केप हवा में लहराने लगा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाल रंग में रंगी हुई ब्लेड हो। 100% चांस था कि कोई भी पीछे से इस केप को देखकर उसकी तारीफ करने के लिए पलट जाता। अगर जियांग फे सिटी के बाहर चलने का फैसला करता तो पक्का उसका शिकार हो जाता।
एक तो डॉनलाइट सिटी का इंट्रूडर समझकर और दूसरा उसकी दौलत लूटने के लिए। चलो अपनी जॉय राइड कंटिन्यू करते हैं, जियांग फे ने इजाबेला से कहा, लेकिन उनका मूड पहले ही खराब हो चुका था। जियांग फे चाहे जितनी भी दूर उड़ता, उसे उस नज़ारे को एंजॉय करने का कोई मूड नहीं आ रहा था। शायद हमें पैदल चलना चाहिए। इजाबेला ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया और ना ही कुछ कहा। ऑरम ब्रदर्स वाले इंसिडेंट के बाद वो भी कुछ खास एंजॉय नहीं कर पाई थी। हाँ, ये शायद अच्छा आइडिया है, इजाबेला ने कहा। जियांग फे नीचे उतरा और इजाबेला के साथ जमीन पर पहुंचते ही उसने ड्रैगन को समन कर लिया। फिर वो दोनों बिना किसी मंजिल के साथ साथ चलने लगे। जहां वो उतरे थे वो एक लेवल 50 का मैप था, जिसमें लेवल 40 और उससे हायर लेवल के ढेरों मॉन्स्टर्स थे। लेकिन जियांग फे के पास ब्लैक ड्रैगन स्केल होने की वजह से ज्यादातर मॉन्स्टर्स उस पर अटैक नहीं करते बल्कि उससे छिप जाते थे। वर्डियर ग्लाइडर, क्या तुम मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताओगे? कुछ देर की शांति के बाद इजाबेला ने पूछा। इजाबेला जिस जगह की बात कर रही थी वो रियल वर्ल्ड था। जियांग फे ने इजाबेला को अपनी दुनिया के बारे में सिर्फ उसका नाम बताया था और वो बस दी एडवेंचरर्स वर्ल्ड था। जब समय आता था तो जियांग फे और बाकी सब लोग लॉग आउट कर जाते थे, जिससे गेम वर्ल्ड पूरी तरह से एक सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाता था। इसीलिए इजाबेला को कुछ भी अजीब नहीं लगता था। लेकिन कई बार जब जियांग फे गेम में रोजाना से लेट लॉगिन करता था या फिर कभी कभी लॉगिन ही नहीं करता था, तो इजाबेला पेट स्लॉट नाम के उस अंधेरे कमरे में फंसी रहती थी। तब तक उसे समझ आ चुका था कि जियांग फे और बाकी एडवेंचरर्स किसी दूसरी दुनिया से आते हैं। ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, जियांग फे ने कहा। ये पूछने के लिए एक अजीब सवाल था और गेम के अंदर पैदा हुए किसी कैरेक्टर को इसका जवाब देना तो और भी ज्यादा अजीब था। तुम किसी ऐसे गेम कैरेक्टर को कैसे समझाओगे जो अपनी जिंदगी को लेकर थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो और अपने ओरिजिन्स के बारे में पूछ रहा हो? क्या तुम उसे बस ये बता दोगे कि वो जियांग फे जैसे इंसानों द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स के सिवा और कुछ नहीं है? क्या तुम उसे बताओगे कि उनकी जिंदगी बस डिजिटल डेटा है जिसका इकलौता मकसद इंसानों को एंटरटेन करना है? भले ही ये सच था, लेकिन इजाबेला को ये बताना बहुत निर्दयी होता। गेम के अंदर हाई इंटेलिजेंस वाले कई एनपीसीएस थे, लेकिन इजाबेला उन सबसे अलग थी जिसमें इमोशंस प्रोग्राम थे। जियांग फे का दिल कभी उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं मानता। जियांग फे बस इसके बारे में सोच ही रहा था कि उनके पास से ही लड़ाई की आवाज आने लगी। चलो चलकर देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है, जियांग फे ने तुरंत कहा। यह इजाबेला के सवाल का जवाब देने से बचने का एक अच्छा मौका था। जब जियांग फे और इजाबेला उस बैटलफील्ड पर पहुंचे तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं। जियांग फे जहां खड़ा था वहां से कुछ दूरी पर दो ग्रुप्स लड़ रहे थे। भले ही ये एक लड़ाई थी, लेकिन इसे बुलिंग कहना ज्यादा सही रहेगा। एक तरफ तलवारों वाले 7-8 लोगों का ग्रुप था, जबकि दूसरी तरफ का ग्रुप, या यूं कहें कि सिर्फ एक आदमी घुटनों के बल जमीन पर बैठा एक टूटी हुई तलवार पकड़े हुए था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। कौन है वहां? उन लोगों का ग्रुप चिल्लाया। उसे मार डालो, उस बड़े ग्रुप के एक आदमी ने कहा। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के जियांग फे ने फैसला किया कि वो उस आदमी को उसकी बेवकूफ़ी की वजह से मरने देगा। उसी पल उस बड़े ग्रुप के सभी आदमियों के नेम टैग्स लाल हो गए। काउंट्स इविल स्लेव ह्यूमनॉइड एडवांस एलीट, लेवल 50, हेल्थ पॉइंट्स 100,000, अटैक पावर 12,000, नोट थग्स ऑफ काउंट विल्सन फ्रॉम ट्वाइलाइट सिटी। जियांग फे ने मुंह बनाया। उसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था और वो ट्वाइलाइट सिटी से भी नहीं था, इसलिए वो कुछ भी कर ले, वो उस क्वेस्ट को ट्रिगर नहीं कर सकता था जो साफ साफ वहीं पड़ा हुआ था। लेकिन चूंकि उन्होंने सवाल पूछने से पहले ही अटैक करने की कोशिश की थी, इसलिए जियांग फे भी पलटवार करने से पीछे नहीं हटने वाला था। हाथ के एक तेज इशारे से जियांग फे ने इजाबेला को अटैक करने का सिग्नल दिया और खुद आगे कूदकर उन 5 दुश्मनों का रास्ता रोक लिया। इंस्टेंट आइस बर्स्ट, -9027, -9087। पांचों ईवल स्लेव्स अपनी जगह पर फ्रीज हो गए थे। दुश्मन लेवल 50 के थे और जियांग फे लेवल 43 का था, इसलिए लेवल सप्रेशन सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ। उसका अटैक कम नहीं होगा और ना ही उनका अटैक ज्यादा होगा। फ्लेम बर्स्ट, -14,852, -15,793। ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ, -8,952, -7,924। जियांग फे और इजाबेला इतने लंबे समय से एक साथ सिंक में थे कि जब जियांग फे का इंस्टेंट आइस बर्स्ट दुश्मन को फ्रीज करता था तो अगले ही सेकंड इजाबेला की फ्लेम आ जाती थी। इससे पहले कि वो ईविल स्लेव्स जियांग फे के करीब भी आ पाते, वो अपनी 30% हेल्थ खो चुके थे। अगर वो लेवल 30 के मॉन्स्टर्स होते तो वो तुरंत मारे गए होते। इजाबेला, चलो इनका काम तमाम करते हैं, जियांग फे ने उस ग्रुप की तरफ दौड़ते हुए कहा और उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। डीमन फ्लेम इन्फ्यूजन। जियांग फे राइट की तरफ गया और इजाबेला लेफ्ट की तरफ। जब जियांग फे ने इंस्टेंट आइस बर्स्ट कास्ट किया तो हर सेकंड उसके 100 हेल्थ पॉइंट्स अपने आप कम होने लगे। ये थोड़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि जियांग फे ने अभी अभी क्रिम्सन रीपर पहना था। हर सेकंड 100 का डैमेज किसी और के लिए नुकसानदायक हो सकता था, लेकिन जियांग फे के लिए इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो लाइफ स्टील इफेक्ट के साथ उतनी ही तेजी से अपनी हेल्थ रिकवर कर सकता था।
स्मैश और कीलिंस फिस्ट के बाद जियांग फे के चेन कॉम्बो ने रूथलेस बराज को 10 स्टैक्स तक पहुंचा दिया, जिससे उसका अटैक 9000 के करीब हो गया। उस पल क्विलिंस फिस्ट 10,000 से ज्यादा का डैमेज दे सकता था। अपनी नई अटैक स्पीड के साथ जियांग फे का टोटल डीपीएस इजाबेला से भी ज्यादा था, -234, -335। अफसोस कि वो मॉन्स्टर्स जियांग फे के डैमेज का 10% भी नहीं दे पा रहे थे। फिर भी उनका जियांग फे को डैमेज दे पाना ये साबित करता था कि उनका ओरिजिनल डैमेज इतना ज्यादा था कि वो लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट इक्विपमेंट सेट के डिफेंस को तोड़ सके। लेकिन इस लो डैमेज का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जियांग फे का लाइफ स्टील इफेक्ट इतना जबरदस्त था कि वो हर स्ट्राइक पर खुद को 3000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स हील कर रहा था। जियांग फे यही नहीं रुका, क्योंकि उसका हीलिंग इफेक्ट बाकी एलाइज पर भी काम कर रहा था। जब जियांग फे खुद एक पावरफुल हीलर बन सकता था तो किसी और हीलर की कोई जरूरत ही नहीं थी। 30 सेकंड से भी कम समय में जियांग फे पर अटैक करने वाले 5 आदमी मारे गए। लेकिन चूंकि ये दुश्मन ट्वाइलाइट सिटी के काउंट विल्सन के लोग थे, इसलिए उन्हें फील्ड के मॉन्स्टर्स नहीं माना गया। इसीलिए जियांग फे को उनसे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले। यही वजह थी कि जियांग फे इस मामले में दखल नहीं देना चाहता था। अब खुश हो, जियांग फे ने उस आखिरी बचे हुए आदमी से कहा जो उन लड़कों का लीडर लग रहा था। भले ही वो लेवल 50 का एक मिनी बॉस था, लेकिन जियांग फे के पास उसे डरने की कोई वजह नहीं थी। डैम इट, इस बार तो मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, उस आदमी ने मन ही मन कहा। वो जिस इंसान का सामना कर रहा था वो ड्रैगन रेस का हो सकता था। वो तो बस ट्वाइलाइट सिटी के काउंट विल्सन का एक गुलाम था। चूंकि ड्रैगन रेस ने सभी मेजर सिटीज के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की हुई थी, इसलिए वो बिना किसी ठोस वजह के उन पर कभी अटैक नहीं करेंगे। दिक्कत बस ये थी कि जियांग फे ने पहले अटैक नहीं किया था, बल्कि उसी ने अपने आदमियों को जियांग फे पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था। एनपीसी का वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था, और ना ही जियांग फे का। वो गलती से एक ऐसे अनएक्सेप्टेबल क्वेस्ट में फंस गया था जिससे उसे कभी कुछ मिलने नहीं वाला था। जो मिनी बॉस था उसका नाम उसके बगल वाले दोनों आदमियों से अलग था। जियांग फे ने रिंग की एबिलिटी से बड़ी आसानी से उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लीं। उसका नाम गार्डन गार्ड वाइस कैप्टन था। वो बस एक गार्ड था जो किसी गार्डन की रखवाली करता था, और वो भी एक वाइस कैप्टन। अगर जियांग फे दोबारा भड़क भी जाता तो वो आदमी बस कुछ सिक्के गिराता और भाग जाता। उस पर अपनी मेहनत बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। यहां से दफा हो जाओ, मुड़ने से पहले जियांग फे जोर से चिल्लाया। अगर वो लोग ट्वाइलाइट सिटी से नहीं होते तो जियांग फे उन सबको वहीं मार डालता। उन्हें मारने से उसे ना तो कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते और ना ही एक भी पैसा। तो फिर वो अपना टाइम क्यों बर्बाद करता? थैंक यू, वाइस कैप्टन ने कहा, और बाकी दोनों आदमियों के साथ वहां से भाग गया। उसने उस आदमी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा जिसे वो अभी इतनी बुरी तरह पीट रहा था। चलो चलें, जियांग फे ने इजाबेला के कंधे को थपथपाते हुए कहा और वहां से निकल पड़ा। प्लीज रुकिए, मौत के कगार पर खड़े उस आदमी ने कहा। एस्केप्ड प्रिजनर, ह्यूमनॉइड एडवांस्ड इलीट लेवल 52, हेल्थ पॉइंट्स 7000 by 120,000, अटैक पावर 14,000। नोट, एन एस्केप्ड प्रिजनर ऑफ द काउंट, ही नोज अ डीप सीक्रेट। जियांग फे ने उस आदमी की तरफ देखा और समझ गया कि वो एक न्यूट्रल कैरेक्टर था। दिक्कत ये थी कि जियांग फे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये साफ था कि वो आदमी किसी क्वेस्ट को एक्टिवेट करने का ट्रिगर पॉइंट था। अगर जियांग फे ट्वाइलाइट सिटी का प्लेयर होता तो इस प्रिजनर को बचाने के बाद उसे एक क्वेस्ट मिलता और पूरा करने पर रिवॉर्ड दिया जाता। लेकिन जियांग फे सिरे से ट्वाइलाइट सिटी का प्लेयर था ही नहीं। भले ही वो क्वेस्ट ट्रिगर हो जाता, फिर भी जियांग फे अपना टाइम ही बर्बाद कर रहा होता, क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। अगर वो क्वेस्ट खत्म कर भी लेता तो भी उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। मुझे डिस्टर्ब मत करो, जियांग फे ने कहा और तेजी से उस आदमी से दूर जाने लगा। माय लॉर्ड, क्या आपको नहीं पता कि आपके पास ये मैप होने की वजह से लाइट फैक्शन आपके पीछे पड़ जाएगी? उस आदमी ने खड़े होते हुए कहा। क्या? जियांग फे एकदम सुन्न रह गया। वो मैप को रिंग की इन्वेंट्री में रखना भूल गया था ताकि कोई उसे डिटेक्ट न कर सके। लग रहा था जैसे उस आदमी ने उसके इन्वेंट्री का आइटम डिटेक्ट कर लिया था। माय लॉर्ड, अगर लूमिनस चर्च के लोगों को पता चल गया कि वो मैप आपके पास है तो आपको क्या लगता है कि वो क्या करेंगे? उस आदमी ने जियांग फे के करीब आते हुए पूछा। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो बिना डरे जियांग फे को घूर रहा था। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जियांग फे ने अपना हथौड़ा निकाला और उस बेवकूफ आदमी को मारने ही वाला था। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं, जो इस बात का इशारा था कि जियांग फे एक डीमन है। नॉर्मल हालात में किसी इंसान के मुकाबले जियांग फे के एट्रीब्यूट्स अलग नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही जियांग फे बैटल मोड या ऑटोमेटिक ट्रिगर में जाता था उसकी आंखें लाल हो जाती थीं। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक इफेक्ट था जिससे उसके ओवरऑल स्टैट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम एक डीमन हो, जियांग फे की खून जैसी लाल आंखें देखकर उस प्रिजनर ने हकलाते हुए कहा। कमीने, लगता है जिंदा रहने के हिसाब से तुम कुछ ज्यादा ही जानते हो, जियांग फे ने कहा, और उसमें से एक खौफनाक मर्डरस ऑरा बाहर निकलने लगी। यहां जियांग फे ऊपर था जो दूसरों को डरा रहा था। वो कभी किसी एनपीसी को ऐसे ही कहीं से आकर उसे लाइट फैक्शन, जिसे लूमिनस चर्च भी कहा जाता था, के सामने एक्सपोज करने की धमकी देने नहीं देता।
इस वक्त अगर वो उसका चाचा या ताई भी होता तो भी जियांग फे उसका सिर फोड़ देता। रुकिए, उस आदमी ने कहा जब जियांग फे आगे छलांग मारने ही वाला था। इजाबेला पहले ही डीमन फ्लेम इन्फ्यूजन कास्ट कर चुकी थी, जिससे उसके हाथ नरक की काली आग से जलने लगे थे। डीमन फ्लेम इन्फ्यूजन, ये तो क्या आप रॉयल ब्लड से हैं? इजाबेला के हाथों में काली आग देखकर उस आदमी ने पूछा। तुच्छ इंसान, तुम्हें मेरी आग के बारे में पता है? इजाबेला ने अपने हाथों में और ज्यादा आग इकट्ठी करते हुए कहा। जियांग फे का इशारा मिलते ही वो तुरंत उस प्रिजनर को अपने पंजों से चीर देती और उसे नरक भेज देती। माय लॉर्ड्स, प्लीज रुकिए, उस प्रिजनर ने सरेंडर करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। उसी पल उसने अपने चारों तरफ एक डार्क पावर बुलाई और मॉफ हो गया। उसके माथे से सींग निकल आए और उसकी स्किन डार्क हो गई। उसके सींग और पैर किसी बकरे जैसे थे। बस इतना ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जियांग फे तो ये भी सोच रहा था कि उसकी पीठ से पंख भी निकल आएंगे। डीमन स्पाई सातिर एडवांस्ड एलीट लेवल 52, हेल्थ पॉइंट 7000 by 120,000, अटैक पावर 14,000। नोट, an agent of espionage sent by the Nephilims, hunted by the humans as his identity is exposed. Oh my! जियांग फे उस आदमी में ये बदलाव देखकर थोड़ा हैरान था। वो एक इंसान से साटिर बन चुका था जो कि एक लोअर रैंकिंग डीमन रेस थी। इस पॉइंट पर चूंकि इजाबेला नेफिलिम रेस की एक रॉयल्टी थी, वो पक्का सवाल पूछने वाली थी। माय लॉर्ड, ये कोई अच्छी जगह नहीं है जहां हम जरूरी बातें डिस्कस कर सकें। प्लीज हम किसी सेफ जगह पर चलते हैं। जियांग फे और इजाबेला दोनों को सल्यूट करने के बाद सातिर ने कहा। फिर वो उन दोनों को पास के ही एक छोटे से जंगल की तरफ ले गया। अगर जियांग फे ट्वाइलाइट सिटी का प्लेयर होता तो ये स्पाई शायद उसे उसके ह्यूमन फॉर्म में ही कोई क्वेस्ट दे देता। अब जब वो जियांग फे से मिला था जो नेफिलिम रेस का था, तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया था। लेकिन उन्हें कहीं और जाना पड़ा क्योंकि वो सब लूमिनस चर्च की जमीन पर खड़े थे। ये तय था कि 4 मेन सिटीज पर लाइट और डार्क फैक्शन का राज था और उन्हें उनके रूल्स और लॉज मानने पड़ते थे। चारों मेन रेसेस के किसी भी नोबिलिटी को उन 4 मेन सिटीज में कदम रखने की इजाजत नहीं थी। गॉड और नेफिलिम रेसेस के किसी भी इंसान को किसी भी सिटी में आने नहीं दिया जाता था। इसलिए जब भी नेफिलिम रेस का कोई इंसान सिटी के पास नजर आता तो लाइट फैक्शन पक्का उन पर अटैक करने के लिए किसी को भेज देती। माय लॉर्ड, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? सातिर ने पूछा, क्योंकि पहचान बहुत ज्यादा जरूरी थी। उसे पक्का करना था कि वो कोई जरूरी राज किसी गलत इंसान को ना बता दे। ये प्रिंसेस इजाबेला हैं। मैं तो बस इनका लॉयल बॉडीगार्ड हूं। जियांग फे ने जानबूझकर इजाबेला को स्पॉटलाइट में कर दिया था। भले ही वो बस उसकी पेट थी, लेकिन एनपीसीएस की दुनिया में वो अभी भी नेफिलिम रेस की एक प्रिंसेस थी। उसके जैसे मामूली एडवेंचरर की एक प्रिंसेस पेट कैसे हो सकती थी? सिर्फ लूमिनस चर्च ही उसका शिकार नहीं करती, बल्कि नेफिलिम रेस खुद जियांग फे को ढूंढने और तबाह करने के लिए अपने हर आदमी को भेज देती। इसलिए अभी के लिए जियांग फे इजाबेला का पर्सनल गार्ड बन गया, क्योंकि उन दोनों ने कभी अपनी पोजीशंस की परवाह नहीं की थी। अगर कोई किसी के आगे खड़ा भी हो जाता तो कोई शिकायत नहीं करता। ये तो प्रिंसेस हैं। आपके पुनर्जन्म के लिए बहुत बहुत बधाई, सातिर ने बिना किसी झिझक के कहा। शायद ये उस काली आग की वजह से था जो उसने अभी कुछ देर पहले दिखाई थी। उसे बस इसी सबूत की जरूरत थी। तुम्हें जो कुछ भी पता है सब सच सच बताओ, इजाबेला ने ऑर्डर दिया। प्रिंसेस, बात यह है कि सातिर ने इजाबेला को वो सब कुछ बता दिया जो उसे पता था। लूमिनस चर्च ने नेफिलिम रॉयल्टी के 4th प्रिंस को फंसाने और खत्म करने का एक प्लान बनाया था। इस प्लान के पीछे की वजह यह थी कि 4th प्रिंस की पावर इतनी बढ़ गई थी कि उसने लाइट और डार्क के बीच का बैलेंस बिगाड़ दिया था। वो सेलेस्टियल रेसेस और लूमिनस चर्च दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। 4th प्रिंस की एक कमजोरी थी जिसका लूमिनस चर्च फायदा उठाना चाहती थी। 4th प्रिंस बहुत ज्यादा हवस का मारा था। अगर वो नेफिलिम रॉयल्टी से ना होकर डार्क फैक्शन की किसी और छोटी रेस का होता तो लूमिनस चर्च उसे लाइट की तरफ खींचने के लिए किसी होली वर्जिन को तोहफे के तौर पर कुर्बान करने से पीछे नहीं हटती। लेकिन चूंकि 4th प्रिंस नेफिलिम रॉयल्टी का हिस्सा था, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता था। नेफिलिम और सेलेस्टियल्स के बीच हमेशा जंग चलती रहती थी। 4th प्रिंस चाहे जितना भी हवस का मारा हो, लेकिन वो एक औरत के लिए कभी अपने खून को धोखा नहीं देता। अगर वो ऐसा कर भी देता तो भी लूमिनस चर्च और सेलेस्टियल्स इस प्लान की कामयाबी पर दांव नहीं लगाते। उन्हें डर था कि कहीं ये कोई उल्टी चाल ना हो। इतने पावरफुल प्रोडिजी को हराने का इकलौता रास्ता उसे मारना ही था। अगर वो 4th प्रिंस को ऐसे ही खुला छोड़ देते तो वो नेफिलिम के किंग जितना स्ट्रांग हो जाता। जब कोई एक ताकत दूसरी से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती तो पलड़ा उसी तरफ भारी हो जाता। तब तक लूमिनस चर्च और सेलेस्टियल्स बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। 4th प्रिंस को मारने के उनके प्लान के हिसाब से एक खूबसूरत औरत का इस्तेमाल करके उसका ध्यान भटकाना था और फिर एक असैसिन के हाथों उसे मरवा देना था। पहला कदम पहले ही उठाया जा चुका था, क्योंकि 4th प्रिंस एक खूबसूरत औरत के जाल में फंस चुका था और वो एक डांस पार्टी में जाने वाला था जहां वो असैसिन पहले से ही छिपा होगा। सातिर को नेफिलिम रॉयल्टी तक एक मैसेज पहुंचाने का टास्क मिला था ताकि वो उन्हें इस प्लान के बारे में बता सके और 4th प्रिंस को वापस नेफिलिम रेल्म बुला सके। चाहे ये कोई रेस्क्यू मिशन हो या किसी बड़ी तबाही को रोकना हो,
साटिर को जिंदा वापस लौटना ही था और फोर्थ प्रिंस को लूमिनस चर्च के हाथों मारे जाने से बचाना था। अफसोस की बात यह थी कि वो सिर्फ एक लेवल 50 का एडवांस्ड एलीट था। उसके लिए सिटी में घुसने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सिटी के गेट्स के पास लूमिनस चर्च के अंडरकवर मेंबर्स इंतजार कर रहे होंगे। तो तुम्हारा मतलब है कि हमें उसे सेफली ट्वाइलाइट सिटी तक छोड़कर आना है? जियांग फे ने चिढ़ते हुए मुंह बनाया। ये पक्का कोई मजाक था। अकेले जियांग फे के लिए स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के साथ ट्वाइलाइट सिटी में घुसना बहुत आसान था, लेकिन मौत के कगार पर खड़े एक एनपीसी को एस्कॉर्ट करना एक फेल्ड मिशन ही साबित होता। हाँ, अगर जियांग फे अपनी गिल्ड के सारे मेंबर्स को इकट्ठा कर लेता तो शायद अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उस एनपीसी को एस्कॉर्ट कर पाते। दिक्कत ये थी कि इस सब की कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती। अगर वो क्वेस्ट पूरा कर भी लेता तो एम्पीरियल ड्रैगन के उन 10,000 मेंबर्स का क्या होता? एक बार जब वो टेलीपोर्टेशन सर्कल के जरिए ट्वाइलाइट सिटी में पहुंच जाते तो वो बिना नुकसान उठाए वापस नहीं लौट पाते। अगर ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स अचानक पलटवार कर देते तो पूरी गिल्ड मिट्टी में मिल जाती। सिर्फ एक क्वेस्ट के लिए जियांग फे इतना बड़ा रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार नहीं था। ठीक है, मैं पूरी बात समझ गई हूं। अब तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से आजाद किया जाता है, इजाबेला ने जियांग फे को इग्नोर करते हुए कहा। थैंक यू माई प्रिंसेस। नेफिलिम रॉयल्टी की जय हो, उस सातिर स्पाई ने कहा। बिना जरा भी झिझके उस छोटे डीमन ने अपने हाथ अपने सीने में घुसा दिए और अपना धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया और फिर जमीन पर गिरकर मर गया। ये क्या बकवास है? जियांग फे ने हैरानी से कहा। कुछ ही सेकंड्स बाद वो दिल धड़कना बंद हो गया और साटिर की बॉडी के साथ साथ वो भी राख में बदलकर हवा में उड़ गया। किसी रॉयल नेफिलिम की बेइज्जती कभी बाहरी लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यही हमारा उसूल है, इजाबेला ने बिना किसी इमोशन के कहा। डैम, क्या तुम्हारा इरादा मेरा भी मुंह हमेशा के लिए बंद करने का है? जियांग फे ने मजाक में कहा। तुम कभी भी कोई बाहरी नहीं थे, इजाबेला ने शर्माते हुए कहा। तो अब हम क्या करें? क्या हम ये जिम्मेदारी लें और ये खबर उन तक पहुंचाएं? जियांग फे ने पूछा। चूंकि साटिर मर चुका था तो अब किसी को गार्ड करने या एस्कॉर्ट करने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए ट्वाइलाइट सिटी में घुसपैठ करना कोई मुश्किल काम नहीं था। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। उस कमीने को दुश्मनों के हाथों मरने दो, इजाबेला ने अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए कहा। यहां चल क्या रहा है? जियांग फे को बहुत अजीब लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। सैटर्न ने अभी अभी फोर्थ प्रिंस के बारे में जानकारी देने के लिए अपनी जान दे दी थी और फिर भी इजाबेला उसे मरने देने का प्लान बना रही थी। आखिर वो भाई बहन थे। कुछ नहीं चल रहा है। वो कमीना जिंदा रहने से ज्यादा मरने के ही लायक है, इजाबेला ने कहा। इस बार उसकी आवाज नफरत से भरी हुई थी। जियांग फे को इजाबेला से इसकी वजह उगलवाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नेफिलिम रॉयल्टी का पूरा बैकग्राउंड सुनने के बाद जियांग फे नेफिलिम किंग से काफी इंप्रेस हो गया था। उस आदमी के कुल 14 बेटे और 9 बेटियां थीं। लेकिन फिर सोचने पर लगा कि इतने सारे बच्चे होना तो नॉर्मल बात थी, क्योंकि वो लोग हजारों सालों तक जिंदा रहते थे। सिर्फ 21 बच्चे होना थोड़ा कम ही लग रहा था। इतने सारे बच्चों में से किंग ने सिर्फ 3 को ही सिर पर चढ़ा रखा था, एल्डर प्रिंस ओटिस, फोर्थ प्रिंस कर्टिस और छोटी प्रिंसेस इजाबेला। इन तीनों के अलावा किंग को बाकी बच्चों की ना के बराबर परवाह थी। एल्डर प्रिंस अपने बाकी सब भाई बहनों से बड़ा और समझदार था। वो इतना समझदार और स्ट्रांग था कि वो किंग का दायां हाथ था। फोर्थ प्रिंस ने भी अपनी गजब की नॉलेज दिखाई थी और सच में वो एल्डर प्रिंस से भी ज्यादा स्ट्रांग था। इजाबेला टैलेंटेड और जवान थी। अपने सब भाई बहनों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड होने के साथ साथ वो फैमिली में सबसे छोटी भी थी और हर कोई उससे बहुत प्यार करता था। इजाबेला और उसके भाई बहनों के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे थे। भले ही वो थोड़ी घमंडी और जिद्दी थी, फिर भी सब उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो फैमिली में सबसे छोटी थी। फोर्थ प्रिंस ही फैमिली में इकलौती मुसीबत था। बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिलने की वजह से वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया था। ये फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन उसकी हवस सबसे बड़ी दिक्कत थी। वो इतना ज्यादा हवस का मारा था कि वो अपनी खुद की बहनों को भी नहीं छोड़ता था। चूंकि किंग इजाबेला को बहुत प्यार करते थे, इसलिए कर्टिस ने कभी इजाबेला पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। लेकिन बाकी 9 प्रिंसेसेस उसकी तरह लकी नहीं थीं। बहनों में सबसे खूबसूरत एल्डर प्रिंसेस थी, जो इजाबेला की सबसे प्यारी बहन भी थी, और वो कर्टिस की हवस का शिकार हो गई थी। उसने ना सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती की, बल्कि एल्डर प्रिंसेस को सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ रहने पर मजबूर किया। आखिर में अपने ही भाई के हाथों बार बार बेइज्जत होने के बाद एल्डर प्रिंसेस ने अपनी जान देना ही सही समझा। किंग का कर्टिस के लिए इतना प्यार होने की वजह से फोर्थ प्रिंस को बस थोड़ी सी डांट पड़ी और कुछ दिनों के लिए उसे उसके कमरे में बंद कर दिया गया। इस तरह की मामूली सी सजा देखकर बाकी सब प्रिंसेस और प्रिंसेसेस बहुत गुस्से में थे, फिर भी वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जाहिर सी बात थी कि इजाबेला, जो एल्डर प्रिंसेस से बहुत प्यार करती थी, उसके दिल में अपने चौथे भाई के लिए बहुत गहरी नफरत बैठ गई। उस कमीने का दिमाग खराब है क्या? एक भाई के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा है बेला। इजाबेला के अपनी फैमिली की बातें बताने के बाद जियांग फे ने गुस्से में कहा। HMPH, उसके जैसे आदमी के बिना दुनिया ज्यादा सुकून में रहेगी। इजाबेला ने अपनी ड्रेस को साइड से कसकर पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह अग्री करता हूं।
फिर भी मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए कि आखिर होता क्या है, जियांग फे ने कहा। उसने क्वेस्ट को फॉलो करने का फैसला कर लिया था। सेलेस्टियल और नेफिलिम के बीच की लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था। इजाबेला अब ओवरलॉर्ड टियर के पीक पर नहीं थी, जबकि वो दूसरा आदमी कम से कम लेवल 90 का ओवरलॉर्ड टियर बॉस पक्का होगा। इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करना सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा होता। जियांग फे का इस क्वेस्ट लाइन को फॉलो करने का असल मकसद सिर्फ उस कमीने फोर्थ प्रिंस को मरते हुए देखना था। वो चाहता था कि इजाबेला के अंदर की नफरत और गुस्सा शांत हो जाए। और सबसे जरूरी बात, अगर वहां लूट करने के लिए कुछ हुआ तो ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता था।